कल्पना कीजिए, एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल भरा हुआ है। वहां एक स्पीकर आता है और बस 2 मिनट में सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। हर कोई उसकी बातों में इतना खो जाता है कि पलक तक नहीं झपकाता। लेकिन वहीं एक और स्पीकर आता है और 5 मिनट के अंदर ही लोग मोबाइल देखने लगते हैं, बोर होने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ शब्दों का जादू है या फिर इसके पीछे कोई विज्ञान छुपा हुआ है? यही राज खोलती है हमारी आज की किताब, द साइंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यह किताब आपको बताएगी कि कैसे आप अपनी बात को इस तरह कह सकते हैं कि लोग न सिर्फ उसे सुने बल्कि उसे महसूस करें, समझें और उस पर प्रतिक्रिया दें। यह किताब आपके लिए क्यों जरूरी है? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनें, अगर आप चाहते हैं कि आपके शब्द दूसरों के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ें, अगर आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा प्रभावशाली बनना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक अनमोल खजाना है। इस किताब को लिखा है यान टूहनी ने, जो एक जाने माने कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं। वे सालों से लोगों को यह सिखा रहे हैं कि बातचीत को एक आर्ट की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाए, जिससे आप लोगों को जोड़ सकें, प्रेरित कर सकें और अपने विचारों को प्रभावशाली तरीके से रख सकें। इस किताब में आपको क्या सीखने को मिलेगा? प्रभावी संवाद की साइकोलॉजी, शब्दों की ताकत और उनका सही इस्तेमाल, बातचीत में आत्मविश्वास कैसे लाएं, लोगों को कैसे प्रभावित करें और अपनी बात मनवाएं, पब्लिक स्पीकिंग, बिजनेस मीटिंग्स और रोजमर्रा की बातचीत को मास्टर कैसे करें। यह किताब सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक लाइफ स्किल है जो आपकी हर बातचीत को प्रभावशाली बनाएगी। चैनल पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं बुक लैंप हिंदी, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों को आपके लिए हिंदी में सरल और सहज भाषा में लेकर आते हैं। अगर आप ऐसे ही शानदार ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब इस किताब के पहले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है कम्युनिकेशन का विज्ञान और उसकी ताकत। पहला अध्याय, कम्युनिकेशन का विज्ञान और उसकी ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जब बोलते हैं तो उनकी बातें सीधे दिल और दिमाग में उतर जाती हैं, जबकि कुछ लोगों की बातें हम अनसुनी कर देते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्या ये किसी जादू की तरह है या इसके पीछे कोई विज्ञान है? एक समय की बात है, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की कंपनी में 2 मैनेजर काम करते थे। दोनों ही बहुत मेहनती थे, लेकिन उनके नेतृत्व में एक बड़ा अंतर था। पहला मैनेजर जब भी अपनी टीम से बात करता तो बस ऑर्डर देता, ये करो वो करो, ये सही नहीं हुआ, इस पर ध्यान दो। दूसरी ओर दूसरा मैनेजर जब भी अपनी टीम से बात करता तो कहता, हम ये काम कैसे बेहतर कर सकते हैं? तुम्हें इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अगर हाँ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। समय बीतता गया और पहले मैनेजर की टीम में काम करने वाले लोग तनाव में रहने लगे। वे बस अपने काम को पूरा करने में लगे रहते, लेकिन उत्साह में नहीं थे। दूसरी ओर दूसरे मैनेजर की टीम के लोग प्रेरित रहते, उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतरीन होती चली गई। आखिरकार जब कंपनी को नया डायरेक्टर नियुक्त करना था तो उसी दूसरे मैनेजर को चुना गया, जिसने अपनी टीम के साथ प्रभावी संवाद किया था। यही है कम्युनिकेशन की ताकत। सही शब्द, सही भावना और सही तरीका न केवल आपको एक अच्छा लीडर बना सकता है, बल्कि आपकी सफलता भी सुनिश्चित कर सकता है। कम्युनिकेशन क्यों महत्वपूर्ण है? हम हर दिन सैकड़ों शब्द बोलते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारा कम्युनिकेशन कितना प्रभावशाली है? अगर आप अच्छी तरह से संवाद नहीं कर पाते तो आपकी सबसे अच्छी बातें भी अनसुनी रह जाएंगी। लेकिन अगर आप सही शब्दों, सही टोन और सही भावनाओं का उपयोग करते हैं तो लोग न केवल आपकी बातें सुनेंगे बल्कि उन्हें समझेंगे भी। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, बल्कि सुनने, समझने और महसूस कराने की कला है। यह आपके करियर, बिजनेस, रिश्तों और पूरी जिंदगी पर असर डाल सकता है। शब्दों की ताकत, कैसे वे लोगों की सोच बदल सकते हैं। क्या आपको पता है कि एक अच्छा स्पीकर लाखों लोगों को प्रेरित कर सकता है, जबकि एक गलत शब्द दंगे भड़का सकता है? शब्द केवल ध्वनियां नहीं होते, वे हमारी भावनाओं और सोच को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई आपको कहे, तुम ये काम कर सकते हो, और दूसरा कहे, तुम्हारे बस की बात नहीं है। दोनों वाक्य साधारण हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा हो सकता है। पहला वाक्य आपको आत्मविश्वास देगा, जबकि दूसरा आपको हतोत्साहित कर सकता है। इसलिए अगर आप अपने शब्दों को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो आप लोगों की सोच, उनके निर्णय और यहाँ तक कि उनके जीवन को भी बदल सकते हैं। भावनाओं और बॉडी लैंग्वेज का कम्युनिकेशन में योगदान। क्या आपने कभी गौर किया है कि सिर्फ शब्द ही नहीं, बल्कि हमारे हाव भाव, आवाज की टोन और बॉडी लैंग्वेज भी हमारे संवाद को असरदार बनाते हैं?
अगर कोई आपसे बोले मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन वो व्यक्ति आपकी आंखों में नहीं देख रहा, उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं है, तो क्या आपको यकीन होगा? दूसरी ओर अगर कोई सिर्फ मुस्कुराकर आपका अभिवादन करे, बिना एक भी शब्द बोले, तो भी आप उससे सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। यही कारण है कि प्रभावी संवाद केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह आपके हाव भाव, आवाज और बॉडी लैंग्वेज का भी मेल है। कम्युनिकेशन और मनोविज्ञान का गहरा रिश्ता। जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं, हमारा दिमाग पहले सामने वाले के इरादों और भावनाओं को समझने की कोशिश करता है। अगर आप किसी से गुस्से में बात करेंगे तो वह भी गुस्से में जवाब देगा। अगर आप विनम्रता और आत्मविश्वास से बात करेंगे तो सामने वाला भी आपकी बातों को गंभीरता से लेगा। अमेरिका के जाने माने साइकोलॉजिस्ट अल्बर्ट मेहराबियन ने एक रिसर्च की थी जिसमें उन्होंने बताया कि जब हम किसी से संवाद करते हैं तो हमारा संदेश इन 3 चीजों से बनता है। शब्द वर्ड्स केवल 7%, आवाज की टोन ऑफ वॉइस 38%, बॉडी लैंग्वेज 55%। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे शब्दों से ज्यादा हमारी आवाज और बॉडी लैंग्वेज का प्रभाव ज्यादा होता है। तो इस अध्याय से आपने क्या सीखा? कम्युनिकेशन केवल बोलने का नाम नहीं है, यह सुनने और समझने की कला भी है। सही शब्द लोगों की सोच बदल सकते हैं, उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। सिर्फ शब्द नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज और भावनाएं भी संवाद का हिस्सा होती हैं। आत्मविश्वास, सकारात्मकता और सहानुभूति से किया गया कम्युनिकेशन अधिक प्रभावशाली होता है। और यही तो है कम्युनिकेशन की असली ताकत। अब अगर आपको यह अध्याय पसंद आया और आप सीखना चाहते हैं कि कैसे आप भी एक प्रभावशाली कम्युनिकेटर बन सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा सुनिए। अगले अध्याय में हम बात करेंगे मनोविज्ञान और प्रभावशाली बातचीत पर, जिसमें हम जानेंगे कि लोगों का ध्यान कैसे खींचें और बनाए रखें, कैसे हमारे दिमाग की भाषा कम्युनिकेशन को प्रभावित करती है, और कैसे शब्दों, टोन और एक्सप्रेशन का सही तालमेल हमें एक शानदार स्पीकर बना सकता है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और चलते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 2, मनोविज्ञान और प्रभावशाली बातचीत। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई व्यक्ति मंच पर खड़ा होकर बोलता है तो कुछ लोग उसकी हर बात बड़े ध्यान से सुनते हैं, जबकि कुछ लोग जल्दी ही ऊब जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग अपनी बातों से दुनिया को प्रभावित कर देते हैं, जबकि कुछ की बातें सुनकर भी लोग उन्हें भूल जाते हैं? इस अध्याय में हम समझेंगे कि मनोविज्ञान और प्रभावशाली बातचीत का क्या संबंध है और आप अपने संवाद कौशल को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ताकि लोग आपकी बातों को न केवल सुनें बल्कि उन पर अमल भी करें। एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करें। एक प्रसिद्ध प्रोफेसर थे जो हर साल अपने नए छात्रों को एक ही विषय पढ़ाते थे। उनके कुछ छात्र उनकी हर बात को ध्यान से सुनते, नोट्स बनाते और उनसे प्रेरित होते, लेकिन कुछ छात्र कुछ ही दिनों में उनकी कक्षा में रुचि खो देते। एक दिन प्रोफेसर के एक पुराने छात्र ने उनसे पूछा, सर, आप हर साल एक ही विषय पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ छात्रों को आपकी बातें बहुत प्रेरित करती हैं और कुछ जल्दी ही ऊब जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, बातें वही होती हैं, लेकिन उन्हें कहने का तरीका अलग होता है। अगर मैं बिना रुचि के एक ही स्वर में किताब से पढ़कर सुना दूं तो लोग ऊब जाएंगे, लेकिन अगर मैं उन्हें कहानियों, सवाल जवाब और इमोशंस के साथ जोड़ दूं तो वे मेरी हर बात को महसूस करेंगे। यही प्रभावशाली बातचीत का मनोविज्ञान है। आपकी बातें कैसी लगती हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कैसे कहते हैं। लोगों का ध्यान कैसे खींचें और बनाए रखें। आज के डिजिटल युग में लोगों का ध्यान खींचना सबसे मुश्किल काम बन चुका है। हर तरफ सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और मनोरंजन के अनगिनत साधन हैं। ऐसे में अगर आप अपने कम्युनिकेशन को प्रभावी नहीं बनाएंगे तो लोग आपकी बातें सुनकर भी भूल जाएंगे। ध्यान खींचने के 3 पावरफुल तरीके। 1, आकर्षक हुक डालें। शुरुआत से ही ध्यान खींचें। अगर आपने वीडियो, स्पीच या बातचीत की शुरुआत में ही लोगों को नहीं जोड़ा तो वे आपकी बातों को सुनने में दिलचस्पी नहीं लेंगे। एक रोचक कहानी सुनाकर, एक सवाल पूछकर, एक चौंकाने वाला तथ्य बताकर। उदाहरण के लिए, आज हम प्रभावशाली बातचीत के बारे में सीखेंगे। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़े क्योंकि वे मेहनती थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे लोगों को अपनी बात समझाने में माहिर थे। जैसे ही आप कोई रोचक बात कहेंगे, सामने वाला आप पर ध्यान देना शुरू कर देगा। 2, न्यूरोलॉजिकल कम्युनिकेशन। दिमाग की भाषा को समझें। हमारा दिमाग भावनाओं और विजुअल्स को ज्यादा प्रभावी ढंग से प्रोसेस करता है। इसलिए जब आप किसी को कोई बात समझाएं तो उसे सिर्फ शब्दों में मत कहिए,
उसे एक अनुभव बना दीजिए। भावनाओं, इमोशंस का इस्तेमाल करें। दृश्य, विजुअल्स का उपयोग करें। डेमोन्स्ट्रेशन, लोगों को सोचने पर मजबूर करें। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि आप एक इंटरव्यू में बैठे हैं। सामने इंटरव्यूअर आपको देख रहा है। आपके हाथ पसीने से भीग रहे हैं, लेकिन तभी आप अपनी आवाज में आत्मविश्वास भरते हैं और ऐसा जवाब देते हैं जिससे वह इंटरव्यूअर प्रभावित हो जाता है। इस तरह की कहानी सामने वाले के दिमाग में एक तस्वीर बना देती है और वह आपके शब्दों को जल्दी भूलता नहीं है। 3, शब्दों, टोन और एक्सप्रेशन का सही तालमेल। क्या आपने कभी किसी नेता या अभिनेता या प्रेरक वक्ता को सुना है? उनकी बातें केवल शब्दों से नहीं, बल्कि उनके स्वर, टोन, चेहरे के हाव भाव, एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से भी प्रभाव डालती है। सही टोन का उपयोग करें, शब्दों से ज्यादा उनकी टोन मायने रखती है। उदाहरण, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। जोश और सकारात्मकता के साथ, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। उदासी और हताशा के साथ, दोनों वाक्य एक जैसे हैं, लेकिन उनकी टोन अलग है और इससे उनका प्रभाव भी बदल जाता है। एक्सप्रेशन को सही रखें। अगर आप खुशी की बात कर रहे हैं तो आपका चेहरा भी खुश दिखना चाहिए। अगर आप कोई गंभीर बात कर रहे हैं तो आपकी आंखें और चेहरे के भाव गंभीर होने चाहिए। अगर आप प्रेरणादायक बात कर रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास से भरी होनी चाहिए। याद रखें, जो आप कहते हैं उससे ज्यादा मायने रखता है कि आप उसे कैसे कहते हैं। इस अध्याय से आपने क्या सीखा? ध्यान खींचने के लिए एक जबरदस्त शुरुआत, हुक, जरूरी है। हमारा दिमाग विजुअल्स और इमोशंस को ज्यादा तेजी से पकड़ता है। शब्दों के साथ साथ टोन और एक्सप्रेशन का सही तालमेल जरूरी है। सही बॉडी लैंग्वेज से आपका प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। अब तक हमने सीखा कि कैसे प्रभावशाली बातचीत के लिए सही मनोविज्ञान का उपयोग किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सामने वाले के दिमाग पर जादू की तरह असर करते हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे जादुई शब्द और मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स के बारे में। कैसे कुछ शब्द आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना सकते हैं, लोगों को अपनी बातों से कैसे सहमत करवाएं। तो इस वीडियो को पूरा सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले अध्याय में आपको मिलेंगे कम्युनिकेशन के सबसे बड़े सीक्रेट्स। अध्याय 3, सुनने की कला, प्रभावी संवाद का गुप्त हथियार। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, न कि समझने के लिए? जब कोई बात कर रहा होता है तो हम मन ही मन अगले जवाब की तैयारी कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि सामने वाले की बात को गहराई से सुने और समझें। लेकिन सफल और प्रभावशाली लोग एक खास कला में माहिर होते हैं। वे सिर्फ बोलने वाले नहीं, बल्कि बेहतरीन श्रोता भी होते हैं। सुनने की यह कला उन्हें संबंध बनाने, लोगों का दिल जीतने और गहरे स्तर पर संवाद स्थापित करने में मदद करती है। अगर आप भी अपने संवाद कौशल को निखारना चाहते हैं तो यह अध्याय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। लोग सुनते क्यों नहीं? क्या आपने कभी किसी बातचीत के दौरान यह महसूस किया है, आप किसी को कुछ समझा रहे हैं लेकिन सामने वाला बस हाँ कर रहा है, मानो उसकी रुचि ही नहीं है? आप कोई समस्या बता रहे हैं लेकिन सामने वाला बीच में ही अपनी कहानी सुनाने लगता है। कभी कभी आप बोलते हैं लेकिन लोगों को आपकी बात समझ ही नहीं आती। अगर हाँ, तो इसका कारण यह है कि लोग सही से सुनते ही नहीं हैं। और इसका मुख्य कारण है 1, हमारा दिमाग बहुत जल्दी उब जाता है। रिसर्च के अनुसार एक औसत व्यक्ति सिर्फ 8 सेकंड तक पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकता है। जैसे ही हमारा दिमाग किसी चीज में रुचिक होता है, वह किसी और बात की ओर भटकने लगता है। यही कारण है कि जब कोई लंबी बात करता है तो हम बीच में ही सोचने लगते हैं कि आज खाने में क्या बनाना है, या व्हाट्सएप पर किसका मैसेज आया होगा। 2, लोग खुद को ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। अधिकतर लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं और जब कोई दूसरा बोलता है तो वे ध्यान नहीं देते। सामाजिक मनोविज्ञान कहता है कि लोग बातचीत में सबसे ज्यादा रुचि तब लेते हैं जब वह उनके बारे में होती है। 3, ध्यान भटकाने वाली चीजें ज्यादा हो गई हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, ये सब हमारे ध्यान को लगातार बांटते रहते हैं। जब कोई हमारे सामने बैठकर बात करता है तो भी हमारा दिमाग कहीं और होता है। अब सवाल यह है कि अगर लोग ध्यान से नहीं सुनते तो क्या किया जाए? इसका उत्तर है एक्टिव लिसनिंग। सुनने की सही तकनीक क्या है? एक्टिव लिसनिंग यानी ध्यान से पूरी तरह समझकर बिना किसी रुकावट के सामने वाले की बात सुनना। एक्टिव लिसनिंग के 3 पावरफुल स्टेप्स। 1, सुनने से पहले अपना दिमाग खाली करें। जब आप किसी से बात कर रहे हों, मोबाइल साइलेंट मोड पर रखें। अपने दिमाग में चल रहे बाकी विचारों को रोकें।
पूरे ध्यान से सामने वाले की बात सुने, ना कि पहले से कोई राय बना ले। उदाहरण, अगर कोई दोस्त आपको अपनी समस्या बता रहा है तो उसे बीच में रोककर सलाह देने की बजाय उसकी पूरी बात ध्यान से सुने। 2. बीच बीच में पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें। अच्छा, फिर क्या हुआ? समझ में आ रहा है, यह तो बहुत रोचक है। अरे वाह, फिर आपने क्या किया? इससे सामने वाला महसूस करेगा कि आप वास्तव में उसकी बात सुन रहे हैं। एक मजेदार रिसर्च, एक अध्ययन में पाया गया कि जब लोग सिर हिलाकर हाँ हाँ कहते हैं तो सामने वाला व्यक्ति ज्यादा खुलकर बोलने लगता है। 3. सही समय पर सही सवाल पूछें। एक अच्छा श्रोता वही होता है जो सही सवाल पूछता है। तो आपकी इस बात का मतलब यह है कि इससे पहले आपने कहा था कि क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकते हैं? इससे आपको क्या महसूस हुआ? यह सवाल सामने वाले को यह एहसास दिलाते हैं कि आप उसकी बात को गंभीरता से सुन रहे हैं। सही सवाल पूछकर बातचीत को गहराई दें। अब सवाल यह है कि कौन से सवाल सबसे असरदार होते हैं। फुल एंडेड सवाल पूछें, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जिनके जवाब हाँ या ना में ना आकर विस्तार से आते हैं। क्या आपको यह पसंद आया? यह सवाल सामने वाला सिर्फ हाँ या ना में जवाब देगा। आपको इसमें सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? यह सवाल सामने वाले को गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण वाले सवाल पूछें। आपका मतलब यह है कि क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकते हैं? भावनाओं को समझने वाले सवाल पूछें। जब यह हुआ तब आपको कैसा महसूस हुआ? आपके हिसाब से इसका सबसे अच्छा समाधान क्या हो सकता है? इस अध्याय से आपने क्या सीखा? सुनने की कला प्रभावी संवाद का गुप्त हथियार है। लोग आमतौर पर ध्यान से नहीं सुनते क्योंकि उनका दिमाग जल्दी भटक जाता है। एक्टिव लिसनिंग के 3 पावरफुल स्टेप्स। पूरा ध्यान दें, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें और सही सवाल पूछें। सही सवाल बातचीत को गहराई देते हैं और लोगों को खुलकर बोलने का मौका देते हैं। अब आगे क्या? अब तक हमने सीखा कि अच्छा बोलने के साथ साथ अच्छा सुनना भी जरूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ जादुई शब्द होते हैं जो लोगों को आपकी बातों से तुरंत सहमत करवा सकते हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे प्रभावशाली शब्द और पावरफुल कम्युनिकेशन टेक्निक्स। ऐसे शब्द जो लोगों के दिमाग में गहराई से असर करते हैं। कैसे बोलें कि लोग आपको तुरंत मानने लगें? तो इस वीडियो को पूरा सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले अध्याय में आपको मिलेंगे कम्युनिकेशन के सबसे बड़े सीक्रेट्स। अध्याय 4, शब्दों का चयन। बोलने से पहले सोचें, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ शब्द बदल देने से किसी भी बातचीत का प्रभाव पूरी तरह बदल सकता है? एक ही बात को 2 अलग तरीकों से कहा जा सकता है, लेकिन दोनों का असर अलग होगा। उदाहरण के लिए, आप यह काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आपको यह काम करना चाहिए। पहले वाक्य में प्रेरणा और विश्वास झलकता है, जबकि दूसरे में दबाव और आदेश का भाव है। महान संचारक कम्युनिकेटर सिर्फ यह नहीं सोचते कि क्या बोलना है, बल्कि यह भी सोचते हैं कि कैसे बोलना है। शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं होते, वे विचार, भावनाएं और रिश्ते बनाते या बिगाड़ते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि सही शब्दों का चयन क्यों जरूरी है और कैसे आप अपने शब्दों से गहरा प्रभाव छोड़ सकते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक शब्दों का प्रभाव। 1. शब्दों का दिमाग पर सीधा असर पड़ता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम सकारात्मक शब्द सुनते हैं तो हमारा दिमाग डोपामिन, खुशी का हार्मोन रिलीज करता है। वही नकारात्मक शब्द स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल बढ़ा देते हैं। अब सोचिए, अगर कोई आपसे कहे, तुम हमेशा गलतियां करते हो, कोई बात नहीं, अगली बार और बेहतर कर सकते हो। पहली लाइन सुनकर आपका आत्मविश्वास गिर सकता है, जबकि दूसरी लाइन आपको प्रेरित कर सकती है। नियम: जब भी बोलें सोचें, मेरे शब्दों से सामने वाले को सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी या नकारात्मक। 2. नकारात्मक शब्दों को सकारात्मक में कैसे बदलें। कई बार हमें आलोचना करनी पड़ती है या किसी की गलती सुधारनी पड़ती है, लेकिन अगर हम सकारात्मक शब्दों का उपयोग करें तो प्रभाव दोगुना हो सकता है। आप बहुत सुस्त हैं, आपको तेज काम करना चाहिए। अगर आप थोड़ी तेजी लाएं तो आपका काम और प्रभावशाली दिखेगा। यह आइडिया अच्छा नहीं है, यह आइडिया अच्छा है, लेकिन इसे और बेहतर किया जा सकता है। टिप: लेकिन शब्द को और से बदलें। नहीं का प्रयोग कम करें, बल्कि सुझाव देने वाले शब्द जोड़ें। शब्दों का सही क्रम और संरचना, शब्दों को कैसे रखा जाए, यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि क्या कहा जाए। बातचीत के दौरान शब्दों के क्रम और संरचना को समझकर हम अपनी बात का असर बढ़ा सकते हैं। 1. सबसे जरूरी बात पहले कहें। रिसर्च के अनुसार पहली और आखिरी कही गई बातें सबसे ज्यादा याद रहती हैं, इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण बात को पहले या अंत में रखें। यह प्रोजेक्ट अच्छा है, लेकिन इसमें सुधार की जरूरत है।
इसमें थोड़ा सुधार की जरूरत है, लेकिन ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। पहली लाइन में नकारात्मक प्रभाव पहले आता है, जबकि दूसरी में सकारात्मक प्रभाव पहले आता है, जिससे बातचीत ज्यादा प्रेरणादायक बन जाती है। 2, मैं के बजाय आपका प्रयोग करें। जब भी बातचीत करें, सामने वाले को केंद्र में रखें। मुझे लगता है कि आपको यह करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको फायदा होगा। दूसरी लाइन में सामने वाले को प्राथमिकता दी गई है, जिससे वह ज्यादा आसानी से सहमत होगा। आसान भाषा बनाम जटिल भाषा, कौन ज्यादा प्रभावशाली है? 1, सरल भाषा हमेशा बेहतर होती है। क्या आपने कभी किसी स्पीकर को सुना है जो बहुत कठिन शब्दों का इस्तेमाल करता है और आपको समझ में ही नहीं आता? इस प्रस्तावित विचार के क्रियान्वयन हेतु व्यवस्थापन की आवश्यकता होगी। कितना जटिल वाक्य है, अब इसे आसान भाषा में कहें। इस आइडिया को लागू करने के लिए सही योजना बनानी होगी। 2, सरल भाषा का जादू। महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन और स्टीव जॉब्स तीनों महान वक्ता थे। इनकी बातों में जटिल शब्द नहीं बल्कि आसान और सीधी भाषा होती थी, जिससे आम लोग भी उन्हें समझ पाते थे। टिप: छोटे और सीधे वाक्य बनाएं। तकनीकी शब्दों का कम से कम उपयोग करें। आसान भाषा में बोलें ताकि हर कोई समझ सके। इस अध्याय से आपने क्या सीखा? शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे हमारे विचारों और रिश्तों पर असर डालते हैं। सकारात्मक शब्द आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, जबकि नकारात्मक शब्द हतोत्साहित कर सकते हैं। बातचीत में शब्दों का सही क्रम और संरचना प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकती है। आसान और सीधी भाषा सबसे प्रभावशाली होती है। अब आगे क्या? अब तक हमने सीखा कि कैसे सही शब्दों का चयन और संरचना हमें एक प्रभावशाली संचारक बना सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी आवाज, लहजा और हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज भी हमारी बातों को ज्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे आवाज और टोन का जादू। कैसे बोले कि लोग आपकी बात सुने। बॉडी लैंग्वेज बिना बोले भी प्रभावशाली दिखने का राज। आंखों का संपर्क और हाव भाव का सही उपयोग। तो जुड़े रहें और अगले अध्याय में जानें बोलने की कला के सबसे गहरे रहस्य। अध्याय 5वां, पब्लिक स्पीकिंग का विज्ञान, स्टेज पर छा जाने की कला। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग स्टेज पर खड़े होते हैं और सिर्फ अपनी आवाज से ही हजारों लोगों का दिल जीत लेते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी कोशिश के बावजूद दर्शकों का ध्यान नहीं खींच पाते? आखिर क्या है वो राज जो एक प्रभावशाली वक्ता को दूसरों से अलग बनाता है? आज हम जानेंगे पब्लिक स्पीकिंग के विज्ञान के बारे में, और साथ ही साथ वो टिप्स भी जो आपको स्टेज पर छा जाने की कला सिखाएंगे। ये सच है कि बहुत से लोग पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, लेकिन इस डर को आत्मविश्वास में कैसे बदला जा सकता है, ये हम इस अध्याय में सीखेंगे। हम जानेंगे कि ऑडियंस को कैसे जोड़ा जाए और प्रभावशाली भाषण की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। ऑडियंस को कैसे जुड़े रखें? आप स्टेज पर खड़े हैं, सामने हजारों लोग बैठे हैं। अब सवाल यह है कि क्या आप उनसे जुड़ पा रहे हैं? क्या वो आपकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं, या उनकी आंखें कहीं और हैं और दिमाग कहीं और? सबसे पहली बात, ऑडियंस के साथ जुड़ाव बहुत जरूरी है। जब तक आप ऑडियंस से कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी बातों का असर नहीं डाल पाएंगे। 1, आंखों का संपर्क, आई कॉन्टैक्ट। आंखों से जुड़ाव सबसे असरदार तरीका है ऑडियंस को अपने साथ जोड़ने का। जब आप किसी से आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, तो वो व्यक्ति महसूस करता है कि आप उसके साथ हैं। नजरें घुमाने से बचें, एक व्यक्ति से आंखें मिलाकर बात करें, फिर अगले व्यक्ति से। इससे ऑडियंस को लगेगा कि आप उनसे व्यक्तिगत रूप से बात कर रहे हैं और वो ज्यादा ध्यान देंगे। तो सवाल पूछें, आस्क क्वेश्चंस। सवाल पूछने से आप ऑडियंस को सक्रिय और ध्यान केंद्रित रखते हैं। सवाल केवल जवाब पाने के लिए नहीं होते, बल्कि ये बातचीत को इंटरेक्टिव बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी प्रेरणादायक भाषण दे रहे हैं, तो आप सवाल पूछ सकते हैं, आप में से कितने लोग महसूस करते हैं कि उनके पास अपनी पूरी क्षमता दिखाने का मौका नहीं मिला? इस तरह के सवालों से ऑडियंस सोचने लगती है और जुड़ी रहती है। 3, हंसी और हल्की बातचीत, यूज ह्यूमर। थोड़ा हंसी मजाक ऑडियंस के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने में मदद करता है। आप हल्के फुल्के मजाक से माहौल को हल्का कर सकते हैं, जिससे लोग आराम महसूस करें और आपकी बातों पर ध्यान दें। डर को आत्मविश्वास में कैसे बदलें? अब बात करते हैं सबसे बड़े डर की, पब्लिक स्पीकिंग का डर। ये डर एक प्राकृतिक एहसास है, लेकिन यह आपके भीतर आत्मविश्वास भी पैदा कर सकता है, अगर आप इसे सही तरीके से हैंडल करें। 1, तैयारी, प्रिपरेशन। अगर आप अच्छे से तैयार हैं, तो डर अपने आप कम हो जाएगा। कोई भी भाषण बिना तैयारी के अच्छा नहीं हो सकता। अपने भाषण को बार बार प्रैक्टिस करें। इसे दोस्तों के सामने,
परिवार के सामने या करके बोलें। इससे आपको डर कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। 2. श्वास पर ध्यान दें। फोकस ऑन ब्रेथ। गहरी श्वास लेना आपको शांत रखता है। जब आप तनाव महसूस करें तो गहरी सांसें लें। इससे आपका दिल की धड़कन धीमी होगी और आपका मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से आप खुद को फिर से ताजगी महसूस कर सकते हैं, जिससे आत्मविश्वास की भावना बढ़ेगी। 3. खुद से बात करें। सेल्फ टॉक। खुद को सकारात्मक रूप से तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है। सोचें कि आप किसी सफल वक्ता की तरह बोल रहे हैं और सामने वाले को आपके शब्दों से प्रेरणा मिल रही है। मैं अच्छा कर सकता हूं, या मुझे विश्वास है कि लोग मेरी बातों से प्रभावित होंगे। जैसे सकारात्मक संवाद से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रभावशाली भाषण की 3 स्टेप रणनीति। 1. शुरुआत। पहले कुछ शब्दों में ध्यान खींचें। हुक योर ऑडियंस। बातचीत की शुरुआत हमेशा दिलचस्प और प्रेरणादायक होनी चाहिए। जैसे कोई कहानी, चौंकाने वाला तथ्य या दिलचस्प सवाल ऑडियंस का ध्यान खींच सकते हैं। अगर आपने शुरुआत में ही ऑडियंस का ध्यान आकर्षित कर लिया तो आपके पास सुनने के लिए पूरा समय होगा। उदाहरण के लिए, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कैसे बना? उसकी सफलता की शुरुआत कहां से हुई? 2. मध्य बातों को स्पष्ट और आकर्षक बनाएं। क्लियर एंड एंगेजिंग बॉडी। इस हिस्से में आपको अपने मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट और आसान तरीके से प्रस्तुत करना होता है। किसी विशेष तथ्य या उदाहरण का उपयोग करें जिससे ऑडियंस को लगे कि आप उन्हें कुछ नया सिखा रहे हैं। इसे व्यावहारिक और कनेक्टिव तरीके से पेश करें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक प्रेरणादायक भाषण दे रहे हैं तो कुछ सच्ची कहानियां या व्यक्तिगत अनुभव जोड़ सकते हैं। 3. समाप्ति। प्रेरणा और क्रियावली का आह्वान। कॉल टू एक्शन। भाषण का अंत सशक्त और प्रेरणादायक होना चाहिए। अंतिम कुछ शब्दों में आप अपने श्रोताओं को कुछ ऐसा देने चाहिए जिससे वो प्रेरित होकर आगे बढ़े। उदाहरण के लिए, अब आपका वक्त है, जो आपने सुना है उस पर काम करें और अपने सपनों को पूरा करें। इस अध्याय से आपने क्या सीखा? ऑडियंस के साथ जुड़ने के लिए आंखों का संपर्क, सवाल पूछना और हंसी मजाक का सही उपयोग महत्वपूर्ण है। डर को आत्मविश्वास में बदलने के लिए तैयारी, श्वास पर ध्यान और खुद से सकारात्मक बातें करना जरूरी है। एक प्रभावशाली भाषण के 3 मुख्य चरण हैं: शुरुआत, मध्य और समाप्ति। अब आगे क्या? अब तक हमने सीखा कि कैसे प्रभावशाली पब्लिक स्पीकिंग से हम अपने संदेश को सही तरीके से पहुंचा सकते हैं और लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी आवाज और टोन को कैसे सही दिशा में प्रयोग किया जा सकता है? अगले अध्याय में हम जानेंगे आवाज और टोन का सही उपयोग, कैसे अपनी आवाज से एक मजबूत प्रभाव छोड़ें। अध्याय 6, बातचीत में आत्मविश्वास कैसे लाएं। आपने शायद देखा होगा कि कुछ लोग जब भी बोलते हैं उनके भीतर एक अनोखा आत्मविश्वास होता है। उनका अंदाज, उनकी आवाज और उनका तरीका, यह सब कुछ ऐसा होता है जो दूसरों को आकर्षित करता है। क्या आप कभी सोचते हैं कि क्या वह आत्मविश्वास इतना आसानी से आता है, या फिर इसके पीछे कुछ खास तरीके और अभ्यास होते हैं? आज के इस अध्याय में हम जानेंगे कि बातचीत में आत्मविश्वास कैसे लाया जाए। आत्मविश्वास सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये आपके मनोबल, बॉडी लैंग्वेज और आपके विचारों के माध्यम से बाहर आता है। तो चलिए जानते हैं आत्मविश्वास को बढ़ाने के कुछ बेहतरीन तरीके और वह कुछ उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपनी बातचीत को और भी प्रभावी बना सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के व्यवहारिक तरीके। बातचीत में आत्मविश्वास लाने के लिए कुछ व्यवहारिक तरीकों को अपनाना जरूरी है। क्या आप महसूस करते हैं कि जब भी आप बोलने की कोशिश करते हैं आपकी आवाज कांपने लगती है, या फिर आप अपनी बात सही तरीके से नहीं कह पाते? तो अब वक्त है इसे बदलने का। 1, खुद को सही तरीके से प्रस्तुत करें। प्रिपेयर योरसेल्फ। जब तक आप अपने विषय पर पूरी तरह से तैयार नहीं होंगे तब तक आत्मविश्वास की कमी महसूस होगी। तैयारी न केवल आपकी बातों को बेहतर बनाती है, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। विषय को अच्छे से समझें और उस पर बातचीत करने से पहले कुछ अभ्यास करें। अगर आप किसी नए विषय पर बात कर रहे हैं तो उसे समझकर और फिर दूसरों के सामने बोलने का अभ्यास करें। अच्छी तैयारी आपको आत्मविश्वासी बनाएगी, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वह सही और सटीक है। 2, छोटे लक्ष्य तय करें। सेट स्मॉल गोल्स। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि छोटे छोटे लक्ष्य तय करें। शुरुआत में यह लक्ष्य कुछ छोटा हो सकता है, जैसे कि एक बार में 5 मिनट तक बोलने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप इन छोटे लक्ष्यों को पूरा करेंगे आपके आत्मविश्वास में स्वाभाविक रूप से वृद्धि होगी। हर छोटे लक्ष्य के बाद आपको सफलता का एहसास होगा
जो आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा। 3. सकारात्मक सोच अपनाएं। अडॉप्ट पॉजिटिव थिंकिंग। आप जो सोचते हैं वही आपके व्यवहार और आपकी बातों में नजर आता है। पॉजिटिव सोच से आपका मनोबल और आत्मविश्वास दोनों मजबूत होते हैं। जब आप अपने आप से मैं यह कर सकता हूं या मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी जैसी बातें करेंगे तो आपके मन में डर कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। कम्युनिकेशन ब्लॉकेज को तोड़ने के उपाय। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारी बात दूसरे तक नहीं पहुंच रही है या फिर हमारी बातें दूसरों को उतनी प्रभावी नहीं लग रही हैं। यह सब कम्युनिकेशन ब्लॉकेज की वजह से होता है। आइए जानते हैं उन ब्लॉकेज को तोड़ने के कुछ आसान उपाय। 1. डर को नियंत्रित करें। कंट्रोल योर फियर। अक्सर डर हमारी सबसे बड़ी रुकावट बनता है। यह डर हमें अपनी बातों को सही तरीके से बोलने से रोकता है। अपने डर को पहचानें, उसे स्वीकार करें और फिर उस पर काबू पाने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। गहरी श्वास लें और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। इससे आपका डर कम होगा और आप खुद को ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। 2. अपने शारीरिक हाव भाव पर ध्यान दें। फोकस ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप घबराए होते हैं तो आपका शरीर भी असहज हो जाता है, आपका चेहरा तंग हो जाता है और शरीर सिकुड़ जाता है। ऐसे में ऑडियंस के सामने आपकी बातों का प्रभाव कम हो जाता है। सही बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास को प्रदर्शित करती है। जब आप खुलकर खड़े होते हैं, आंखों से संपर्क बनाते हैं और सीधे चलते हैं तो सामने वाले पर आपका प्रभाव बढ़ता है। अपने हाथों का सही इस्तेमाल भी बेहद महत्वपूर्ण है। बोलते वक्त अपने हाथों से बात को और स्पष्ट करने की कोशिश करें। 3. अपनी आवाज का सही प्रयोग करें। यूज योर वॉइस इफेक्टिवली। आत्मविश्वास से भरी आवाज दूसरों पर प्रभाव डालती है। आपकी आवाज जितनी स्पष्ट, प्रभावी और संयमित होगी उतना ही ज्यादा लोग ध्यान देंगे। धीरे धीरे बोलें ताकि आपकी बातें स्पष्ट हो सकें। बहुत तेज या बहुत धीमा बोलना दोनों ही ब्लॉकेज का कारण बन सकता है। स्वाभाविक और आत्मविश्वास से भरी आवाज से आप ज्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं। बोलते समय बॉडी लैंग्वेज का सही उपयोग आपकी बातों को सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी प्रभावी बनाती है। अध्याय 7वां। प्रभावी कहानी कहने की कला। स्टोरी टेलिंग की ताकत। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक अच्छी कहानी आपको पूरी तरह से अपनी तरफ खींच लेती है? कहानी सुनते वक्त हम खुद को उसमें इतना डूबा हुआ महसूस करते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। हम जानते हैं कि कहानियां हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रही हैं। बचपन में दादी नानी से सुनाई जाने वाली कहानियां, स्कूल के दिनों में किताबों में पढ़ी जाने वाली रोमांचक कहानियां और अब सोशल मीडिया या फिल्मों में सुनने और देखने वाली कहानियां। तो क्या है यह कहानी कहने की कला और क्यों यह इतनी प्रभावशाली होती है? आइए जानते हैं इस अध्याय में कहानियां क्यों असरदार होती है। कहानियां हमेशा से लोगों के दिलों में जगह बनाती रही हैं। वे सिर्फ जानकारी देने का एक तरीका नहीं होती बल्कि हमारी भावनाओं, विचारों और अनुभवों को जोड़ने का एक प्रभावी माध्यम भी होती है। 1. भावनाओं से जुड़ी होती हैं। इमोशनली कनेक्टिंग। कहानियां भावनाओं का एक गहरा संबंध होती है। जब हम एक कहानी सुनते हैं तो यह हमारी आंतरिक भावनाओं को उत्तेजित करती है। एक अच्छी कहानी हमें हंसी, गुस्से, डर या प्यार जैसी भावनाओं से जोड़ सकती है। कहानी कहने से हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिलता है और सामने वाले को भी हमसे भावनात्मक स्तर पर जुड़ने का अवसर मिलता है। यह हमें साझा अनुभव देता है जिससे हम महसूस करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। 2. याद रखने में मदद करती हैं। हेल्प्स इन रिटेंशन। जब आप किसी व्यक्ति से कोई तथ्यों या आंकड़ों के बारे में बात करते हैं तो वह ज्यादा देर तक याद नहीं रहता, लेकिन अगर आप उन्हीं तथ्यों और आंकड़ों को किसी कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो लोग उसे आसानी से याद रखते हैं। कहानी को याद रखना आपके दिमाग में एक गहरी छाप छोड़ता है। यह हमें कनेक्ट करने और स्मरण में रखने में मदद करती है। कहानियां हमें छवि देती हैं जो हमारे दिमाग में अवधारणाओं और विचारों का निर्माण करती है। 3. समझने में मदद करती हैं। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग। कभी कभी हम जो कुछ भी समझाते हैं वह बहुत जटिल हो सकता है, लेकिन जब उसी बात को किसी कहानी के माध्यम से समझाया जाता है तो वह सरल और दिलचस्प हो जाता है। कहानी की सहायता से जटिल चीजों को आसान बनाना संभव होता है। यह सूचना को एक संवेदनशील रूप में प्रस्तुत करती है। एक अच्छी कहानी की संरचना। अगर आपको एक प्रभावी और यादगार कहानी सुनानी है तो आपको उसकी सही संरचना समझनी होगी। एक अच्छी कहानी केवल घटनाओं का सिलसिला नहीं होती, बल्कि इसमें कुछ खास तत्व होते हैं जो इसे दिलचस्प और प्रभावी बनाते हैं। 1. प्रारंभ, द बिगिनिंग। कहानी का प्रारंभ ही उसे असरदार बना सकता है। शुरुआत में आपको ऑडियंस का ध्यान खींचने के लिए
एक दिलचस्प हुक की आवश्यकता होती है। किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति, अजीबोगरीब घटना या रोचक सवाल से कहानी की शुरुआत करें, जिससे सामने वाला व्यक्ति कहानी में शामिल होने के लिए उत्तेजित हो जाए। प्रारंभ में आपके कैरेक्टर्स और उनके लक्ष्यों का परिचय भी जरूरी है। 2. मध्य, द मिडल। कहानी का मध्य वह हिस्सा है जहां घटनाएं अपनी उच्चतम बिंदु पर पहुंचती हैं। यह वह हिस्सा होता है जहां आपको अपनी कहानी के मुख्य मुद्दे और समस्याओं को विस्तार से प्रस्तुत करना होता है। मध्य में संघर्ष और समाधान की खोज होती है। यह हिस्सा ऑडियंस को एक पेंडुलम की तरह झूलने पर मजबूर करता है। कभी सुख, कभी दुख, कभी संदेह और कभी समाधान की उम्मीद। 3. अंत, द एंड। कहानी का अंत बहुत ही अहम होता है। यह वह जगह है जहां आप सभी समस्याओं का समाधान देते हैं और कहानी को पूर्णता में लाते हैं। समाप्ति को प्रभावी बनाएं ताकि वह ऑडियंस के दिमाग में छप जाए। एक अच्छी समाप्ति हमेशा कहानी में दी गई शिक्षा और संदेश को स्पष्ट करती है। कहानी सुनाने से लोगों को कैसे जोड़ें? एक प्रभावशाली कहानी सुनाने से केवल ध्यान आकर्षित नहीं होता, बल्कि यह लोगों को आपसे जुड़ने का भी अवसर देती है। यह लोगों को ऐसा महसूस कराती है जैसे वे खुद उस कहानी का हिस्सा हैं। तो कैसे आप एक कहानी को ऐसे सुनाएंगे कि लोग आपसे जुड़ जाएं? 1. नो योर ऑडियंस। हर ऑडियंस की प्राथमिकताएं अलग होती हैं। अगर आप किसी पेशेवर समूह के सामने कहानी सुना रहे हैं, तो आपको अपनी कहानी को संवेदनशील, दिलचस्प और ज्ञानवर्धक बनाना होगा। वहीं अगर आप किसी बच्चों के समूह में हैं, तो कहानी को मजेदार और प्रेरणादायक बनाना चाहिए। की सोच और रुचियों के अनुसार अपनी कहानी को ढालें। 2. अपनी आवाज का सही उपयोग करें। यूज योर वॉइस इफेक्टिवली। कहानी सुनाते वक्त आपकी आवाज भी बहुत मायने रखती है। अपनी आवाज में उतार चढ़ाव लाकर आप कहानी को अधिक दिलचस्प और प्रभावी बना सकते हैं। उत्साह, गुस्सा, दुख जैसे भावनाओं को अपनी आवाज में शामिल करें ताकि लोग आपसे जुड़ सकें और कहानी को महसूस कर सकें। 3. शरीर की भाषा का सही इस्तेमाल। यूज बॉडी लैंग्वेज इफेक्टिवली। कहानी सुनाते वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज और मुंह का हाव भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाथों का इशारा, चेहरे के हाव भाव और आंखों का संपर्क, यह सब आपके शब्दों को गहरी भावना और अभिव्यक्ति देते हैं। जब आप ज्यादा भावनात्मक रूप से कहानी सुनाते हैं, तो लोग आपसे अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। इस अध्याय से आपने क्या सीखा? कहानियां प्रभावी होती हैं क्योंकि वे भावनाओं, विचारों और समझ को जोड़ने का एक प्रभावी तरीका है। एक अच्छी कहानी की संरचना में प्रारंभ, मध्य और अंत का सही तालमेल होना चाहिए। जुड़ने के लिए कहानी को उसकी प्राथमिकताओं के हिसाब से ढालें और अपनी आवाज और बॉडी लैंग्वेज का सही उपयोग करें। अब आगे क्या अब तक आपने जाना कि कहानियां। अध्याय 8वां, लोगों को कैसे प्रभावित करें और अपनी बात मनवाएं। हम सभी ने कभी न कभी यह अनुभव किया होगा कि कोई हमें अपनी बातों से बहुत आसानी से मनवा लेता है, चाहे वह ऑफिस में बॉस हो या कोई दोस्त। ऐसे लोग किसी भी बातचीत में अपना असर छोड़ जाते हैं। तो सवाल यह उठता है कि क्या ऐसा सिर्फ उनके प्राकृतिक आकर्षण की वजह से होता है या इसके पीछे कोई मनोवैज्ञानिक तरीका होता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि लोगों को कैसे प्रभावित किया जाए और अपनी बात कैसे मनवाई जाए। कभी सोचा है, जब हम किसी से कुछ चाहते हैं या किसी से कुछ कह रहे होते हैं, तो वह हमारी बात क्यों नहीं सुनता? क्या हमसे कुछ गलत हो रहा है या सामने वाला व्यक्ति समझ नहीं पा रहा? आइए इसे समझते हैं कि प्रभावी संवाद और परसुएशन के कला को कैसे अपनाया जाए। आकर्षक और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग। जब आप किसी से बात करते हैं, तो आपके शब्दों का चयन और उनका प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। आकर्षक और प्रभावशाली भाषा का मतलब सिर्फ बोलचाल की भाषा में मीठे शब्दों का प्रयोग नहीं है, बल्कि यह है कि आप सामने वाले के दिमाग पर किस तरह से असर डाल रहे हैं। 1. सकारात्मक शब्दों का प्रभाव। आपका शब्दों का चयन बहुत मायने रखता है। जब आप सकारात्मक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति भी सकारात्मक तरीके से जवाब देता है। उदाहरण, यह मुश्किल हो सकता है कि बजाय हम इसे आसानी से कर सकते हैं कहें। फायदा, यह सामने वाले के मन में सकारात्मक सोच पैदा करता है और वह आपके दृष्टिकोण को स्वीकार करता है। 2. सरलता और स्पष्टता। आकर्षक भाषा का मतलब यह नहीं कि आप बहुत जटिल शब्दों का इस्तेमाल करें। अक्सर साधारण और सीधी भाषा ज्यादा प्रभावी होती है। उदाहरण, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? यह सरल, स्पष्ट और प्रभावी प्रश्न है। फायदा, जब बात साफ साफ कही जाती है, तो सामने वाला व्यक्ति तुरंत समझता है कि आप क्या चाहते हैं। 3. भावनाओं का सही इस्तेमाल। आप जब किसी से बात करते हैं, तो उसके भावनाओं को समझना और उसके साथ सामंजस्य बैठाना बहुत जरूरी है। उदाहरण, अगर कोई परेशान है तो आप परेशान क्यों हैं?
की बजाय मुझे लगता है कि आप कुछ चिंतित हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, कहना ज्यादा प्रभावशाली होता है। फायदा, यह शब्दों का इस्तेमाल सामने वाले को महसूस कराता है कि आप उसकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। परसुएशन के मनोवैज्ञानिक तरीके। परसुएशन वह कला है जिसमें हम सामने वाले को अपनी बात मानने के लिए मनाते हैं, लेकिन यह कला मनोविज्ञान पर आधारित है। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम करते हैं। 1. सामाजिक प्रमाण, सोशल प्रूफ। हम इंसान अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होते हैं। जब हम देखते हैं कि दूसरे लोग भी वही काम कर रहे हैं, तो हमारा मन भी वैसा ही करने के लिए प्रेरित होता है। उदाहरण, आपके जैसे बहुत से लोग इस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं और वह इसके शानदार परिणाम देख रहे हैं। फायदा, जब आप यह दिखाते हैं कि अन्य लोग भी आपकी सलाह मान रहे हैं, तो व्यक्ति अधिक सहजता से आपके विचार को अपनाता है। तो कमी और आवश्यकता, स्कैरसिटी एंड नीड। जब कुछ चीजों की कमी होती है, तो हमारी मनोवृत्ति हमें उसे अधिक आकर्षक मानने लगती है। उदाहरण, यह ऑफर सिर्फ सीमित समय के लिए है, अगर आपने अभी नहीं लिया तो शायद फिर कभी मौका न मिले। फायदा, यह एक मानसिक दबाव उत्पन्न करता है और सामने वाला व्यक्ति जल्दी से जल्दी आपकी बात मानने का फैसला करता है। 3. पसंद और विश्वास, लाइकेबिलिटी एंड ट्रस्ट। जब हम किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो वह हमारे निर्णयों पर असर डालता है। उदाहरण, किसी व्यक्ति से किसी विषय पर प्रभावी तरीके से बात करने के लिए सबसे पहले उसे आपका मित्र और आपका विश्वास बनना होगा। फायदा, अगर व्यक्ति आपके साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है, तो वह आसानी से आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। 4. मजबूती का सिद्धांत, रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल। जब हम किसी को कुछ देते हैं, तो वह मन में यह सोचता है कि वह भी हमें कुछ देगा। यह मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उदाहरण, मैंने आपकी मदद की है, अब क्या आप मेरी मदद करेंगे। फायदा, जब आप किसी को पहले कुछ अच्छा देते हैं, तो वह उसके बदले में आपके लिए कुछ करने के लिए तैयार होता है। विनम्र लेकिन दृढ़ संवाद की रणनीति। हम अक्सर यह सुनते हैं कि विनम्रता और दृढ़ता एक साथ नहीं हो सकती, लेकिन वास्तव में ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विनम्रता से आप सामने वाले को सम्मान और सहानुभूति दिखाते हैं, और दृढ़ता से आप अपनी बात को मजबूती से रखते हैं। एक सम्मान के साथ अपनी बात रखें। रिस्पेक्टफुली असर्टिव, विनम्र तरीके से अपनी बात रखना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर दिखें। आपको अपनी बात को पूरी स्पष्टता और दृढ़ता से पेश करना होगा। उदाहरण, मैं समझता हूं कि आपके पास अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे, लेकिन मेरे लिए यह जरूरी है कि आप इस पर ध्यान दें। फायदा, यह आपके संवाद को सम्मानजनक और दृढ़ बनाता है। 2. हाँ या नहीं में जवाब दें, क्लियर यस और नो। जब आप अपनी बात रखते हैं, तो यह जरूरी है कि आपका उत्तर स्पष्ट और सीधा हो। उदाहरण, मुझे लगता है कि हम इस पर बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे इस मुद्दे पर निर्णय लेना है। फायदा, यह सामने वाले को स्पष्टता देता है और आप अपनी बात को बिना कोई विलंब किए सीधे रखते हैं। 3. सक्रिय सुनवाई, एक्टिव लिसनिंग। यह जरूरी है कि आप सिर्फ बोलने में ही ना लगें, बल्कि सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनें और उनकी प्रतिक्रियाओं को समझें। अध्याय 9। बातचीत में बॉडी लैंग्वेज का प्रभाव। हम सभी जानते हैं कि शब्दों का बहुत महत्व है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर की भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज कभी कभी शब्दों से भी ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है। कई बार जो हम कहते हैं वह उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि हम कैसे कहते हैं। बॉडी लैंग्वेज के जरिए हम अपनी भावनाओं, विचारों और इरादों को बिना एक शब्द कहे सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि बॉडी लैंग्वेज का प्रभाव क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इसे कैसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है और यह क्यों जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज वह तरीका है जिससे हम अपने शारीरिक हाव भाव, चेहरे के भाव, हाथों की गति और शरीर के मूवमेंट्स के माध्यम से अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं। यह हमारे शब्दों के साथ साथ हमारी आंतरिक भावनाओं को भी व्यक्त करता है। कई बार हम शब्दों से कुछ और कहते हैं, लेकिन हमारे शरीर की भाषा से कुछ और ही संदेश मिलता है। 1. बॉडी लैंग्वेज का प्रभाव। जब हम बातचीत करते हैं, तो हमारा शरीर खुद ब खुद संकेत भेजता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से बात करते वक्त हंसते हैं, तो यह एक सकारात्मक संकेत हो सकता है, जबकि अगर आप अपने शरीर को सिकुड़ते हैं और आंखें नीची करते हैं, तो यह दिखा सकता है कि आप घबराए हुए हैं या असहज हैं। फायदा, शरीर के सही हाव भाव से आप अपना संदेश बिना शब्दों के भी स्पष्ट रूप से दे सकते हैं। 2.
विश्वास का संकेत। जब हम दूसरे लोगों के सामने आत्मविश्वास के साथ खड़े होते हैं तो हमारा शरीर उन्हें दिखाता है कि हम विश्वसनीय हैं और हमारे शब्दों में ताकत है। फायदा, यह आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ साथ दूसरों के मन में भी हमारे प्रति आत्मविश्वास पैदा करता है। आंखों का संपर्क और चेहरे के हाव भाव का सही उपयोग। हमारे आंखों का संपर्क और हमारे चेहरे के हाव भाव बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही आंखों का संपर्क आपको विश्वसनीय और आकर्षक बनाता है, जबकि गलत चेहरे के हाव भाव आपके संदेश को गलत तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। एक, आंखों का संपर्क बनाए रखने, विश्वास उत्पन्न करने और संदेश को प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए जरूरी है। यदि आप किसी से बात करते हुए लगातार उसकी आंखों में देखें तो ये उसे यह एहसास कराता है कि आप सुन रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं और आपकी बातों में गंभीरता है। उदाहरण, किसी से बात करते हुए अगर आपकी आंखें इधर उधर भटकती रहती हैं तो यह संकेत हो सकता है कि आप घबराए हुए हैं या ईमानदार नहीं हैं। इसके विपरीत, अगर आप उसकी आंखों में सीधे देख रहे हैं तो यह उसे सुनने और समझने का भरोसा दिलाता है। 2, चेहरे के हाव भाव। हमारे चेहरे के हाव भाव अक्सर हमारे इरादों और भावनाओं को प्रकट करते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हमारे चेहरे पर स्वाभाविक रूप से मुस्कान आती है, और जब हम नाराज होते हैं तो हमारा चेहरा चिड़चिड़ा और तनावपूर्ण हो सकता है। उदाहरण, अगर आप सामने वाले से सहमत नहीं हैं लेकिन आप मुस्कुराते हुए यह दिखा रहे हैं तो यह झूठा प्रतीत हो सकता है। इसलिए यदि आप सच्चे हैं तो आपके चेहरे के हाव भाव और आपकी आंतरिक भावनाएं मेल खानी चाहिए। आत्मविश्वास दिखाने के लिए सही बॉडी लैंग्वेज। आत्मविश्वास का सही रूप में प्रस्तुत करना सिर्फ बोलने से नहीं होता, बल्कि आपके शरीर की भाषा भी इसका एहसास कराती है। आत्मविश्वास से भरी बॉडी लैंग्वेज आपको न केवल बातचीत में प्रभावी बनाती है, बल्कि यह दूसरों को यह बताती है कि आप खुद को और अपनी बातों को महत्वपूर्ण मानते हैं। 1, खड़े होने की स्थिति, पोस्चर। जब आप सही आत्मविश्वास से भरी मुद्रा में खड़े होते हैं तो आपका शरीर खुद ब खुद यह संदेश देता है कि आप मजबूत हैं। उदाहरण, सीधे खड़ा होना और कंधे खींचकर चलना आत्मविश्वास का प्रतीक है। फायदा, इससे सामने वाले को यह लगता है कि आप खुद पर विश्वास रखते हैं और आपकी बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। तो हाथों का सही उपयोग। आपके हाथों के हाव भाव भी आपकी बातों में ताकत डाल सकते हैं। जब आप हाथों का सही प्रयोग करते हैं तो आपके शब्दों को और प्रभावशाली बना सकते हैं। उदाहरण, जब आप किसी विचार को समझा रहे हों तो अपने हाथों को स्पष्ट रूप से आंदोलित करना सुनने वाले को आपके विचारों को समझने में मदद करता है। फायदा, जब आप ज्यादा घुमा फिरा कर अपने हाथों का प्रयोग करते हैं तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि आप अपने विचारों को मजबूती से पेश कर रहे हैं। 3, आरामदायक मुद्रा, कंफर्टेबल पोजीशन। जब आप एक आरामदायक मुद्रा में होते हैं तो आपके शरीर की भाषा यह संदेश देती है कि आप स्वाभाविक हैं और आपकी बातों में कुछ छिपा हुआ नहीं है। उदाहरण, जब आप किसी से मिलते हैं और दोनों एक दूसरे से खुलकर बातचीत करते हैं तो आप आगे की ओर झुककर और सामने वाले की बातों को गंभीरता से सुनते हुए आरामदायक मुद्रा में होते हैं। फायदा, यह आपके आत्मविश्वास और सच्चाई को सामने लाता है और सामने वाले को सहज महसूस कराता है। इस अध्याय से आपने क्या सीखा? बॉडी लैंग्वेज केवल शब्दों से ज्यादा प्रभाव डाल सकती है और यह हमें बिना शब्दों के भी अपने विचार और भावनाएं सही तरीके से व्यक्त करने में मदद करती है। आंखों का संपर्क और चेहरे के हाव भाव को सही तरीके से इस्तेमाल करना सामने वाले के मन में विश्वास और आपके प्रति आकर्षण उत्पन्न करता है। आत्मविश्वास दिखाने के लिए सही बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल हमें प्रभावशाली और प्रभावी बनाता है। इस अध्याय में आपने जाना कि बॉडी लैंग्वेज के जरिए आप अपनी भावनाओं और आत्मविश्वास को कैसे दिखा सकते हैं। अगले अध्याय में हम भावनाओं और प्रेरणा को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे अपनी बातों से दूसरों को प्रेरित किया जाए। तो जुड़े रहें। अध्याय 10वां, टोन और आवाज का सही प्रयोग। जब हम बातचीत करते हैं तो हमारी आवाज और टोन हमारी शख्सियत का अहम हिस्सा होते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी आवाज और उसकी टोन आपकी बातों से ज्यादा प्रभाव डाल सकती है? शब्दों से ज्यादा यह आपकी भावना और आत्मविश्वास को सामने लाती है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे चेहरे के हाव भाव और शरीर की भाषा से बहुत कुछ व्यक्त होता है, वैसे ही आवाज का सही प्रयोग हमारे विचारों और संदेश को स्पष्ट और प्रभावशाली बनाता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि आवाज और टोन का सही इस्तेमाल कैसे आपकी बातचीत को और भी प्रभावी और यादगार बना सकता है। आपकी आवाज आपकी पहचान, इसे प्रभावशाली कैसे बनाएं? हमारे शब्दों के साथ साथ हमारी आवाज भी हमारे चरित्र और भावनाओं का प्रतिबिंब होती है।
किसी भी बातचीत में आवाज का प्रभाव हमारे द्वारा कही गई बातों से कहीं अधिक हो सकता है। आवाज से ही सामने वाले को यह समझ में आता है कि हम कितने आत्मविश्वासी, संवेदनशील या घबराए हुए हैं। एक, आवाज की ऊंचाई से ही सामने वाले को आपके भावनात्मक स्तर का पता चलता है। जब आप ऊंची आवाज में बोलते हैं तो यह आमतौर पर उत्तेजना, उत्साह या कभी कभी घबराहट को व्यक्त करता है। वहीं गहरी आवाज एक स्थिरता, दृढ़ता और आत्मविश्वास का संकेत देती है। उदाहरण, जब आप किसी को उत्साहित करना चाहते हैं तो आवाज की ऊंचाई को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, जिससे आपके शब्दों में ऊर्जा और प्रेरणा आएगी। इसके विपरीत, गंभीर मुद्दों पर बात करते समय एक गहरी आवाज से आपके शब्दों को अधिक गंभीरता और विश्वसनीयता मिलती है। 2, आवाज की गहराई, डेप्थ। आपकी आवाज की गहराई दर्शाती है कि आप किस प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी आवाज गहरी होती है तो यह गंभीरता, सोच, विचार और स्थिरता को व्यक्त करती है। उदाहरण, एक गहरी आवाज किसी को आश्वस्त करने में बहुत प्रभावी हो सकती है। यदि आप किसी को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो गहरी आवाज अधिक विश्वसनीय प्रतीत होती है। 3, गति, स्पीड। आपकी आवाज की गति यह दर्शाती है कि आप कितनी जल्दी या धीमे संवाद करना चाहते हैं। यदि आप तेज गति से बोलते हैं तो यह ऊर्जा और उत्तेजना का संकेत हो सकता है, लेकिन अगर आप धीमी गति से बोलते हैं तो यह ध्यान और गंभीरता को आकर्षित करता है। उदाहरण, यदि आप किसी को समझा रहे हैं और आपका बोलने का तरीका धीमा और स्पष्ट है तो सामने वाला व्यक्ति आपके शब्दों को आसानी से समझ पाएगा और उसे प्रभावित करेगा। विभिन्न स्थितियों में आवाज को कैसे ढालें। जब आप बातचीत कर रहे होते हैं तो आपके सामने विभिन्न प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं। हर स्थिति के लिए आवाज और टोन का सही चयन जरूरी होता है ताकि आप अपने संदेश को प्रभावी तरीके से सामने वाले तक पहुंचा सकें। 1, सार्वजनिक भाषण, पब्लिक स्पीकिंग। जब आप सार्वजनिक रूप से बोलते हैं तो आपकी आवाज को थोड़ा मजबूत, स्पष्ट और सामने वाले तक पहुंचने योग्य होना चाहिए। उच्च टोन से थोड़ा ऊंचा बोलना और अपने शब्दों में स्पष्टता रखना मदद करता है। उदाहरण, किसी भी सार्वजनिक भाषण में जब आप ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो आवाज की गति बढ़ा सकते हैं और इसके साथ ऊंचाई को भी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। 2, व्यक्तिगत वार्तालाप, one-on-one कॉन्वर्सेशन। व्यक्तिगत बातचीत में आवाज को थोड़ी नरम और आत्मविश्वास से भरी रखना चाहिए। इसमें आपकी आवाज को मुलायम और सहज बनाना महत्वपूर्ण है ताकि सामने वाला सहज महसूस करे और आप पर भरोसा करे। उदाहरण, जब आप किसी मित्र से गहरी बात कर रहे हों तो आपकी आवाज को धीमे और सुकून देने वाले अंदाज में रखना उसे भावनात्मक रूप से जुड़ने में मदद करेगा। इस अध्याय से आपने क्या सीखा? आवाज और टोन की सही समझ से आप अपनी बातचीत को प्रभावी और दिलचस्प बना सकते हैं। ऊंचाई, गहराई और गति के सही इस्तेमाल से आप अपनी आवाज में शक्ति और प्रभाव ला सकते हैं। विभिन्न स्थितियों में आवाज को ढालने से आप सामने वाले के साथ बेहतर कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं। इस अध्याय में आपने जाना कि कैसे आवाज और टोन को सही तरीके से उपयोग करके अपनी बातचीत को प्रभावी बना सकते हैं। अब अगले अध्याय में हम सुनने की कला के बारे में जानेंगे, जो प्रभावी संवाद का गुप्त हथियार है। तो जुड़े रहिए और इस यात्रा को जारी रखें। अध्याय 11, डिजिटल युग में कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया और टेक्सटिंग। आज के समय में डिजिटल कम्युनिकेशन ने हमारे जीवन का अहम हिस्सा बना लिया है। चाहे वह सोशल मीडिया हो या टेक्सटिंग, हम रोजाना अपनी भावनाओं, विचारों और सूचनाओं को डिजिटल माध्यम से साझा करते हैं। हालांकि ऑनलाइन बातचीत में कई नए चुनौतियां और संवेदनशीलताएं भी सामने आई है, जिन्हें समझना और सही तरीके से अपनाना जरूरी है। इस अध्याय में हम डिजिटल संवाद के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देंगे ताकि आप ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, सोशल मीडिया पोस्ट और वॉइस नोट्स के माध्यम से भी प्रभावी और स्पष्ट संवाद कर सकें। टेक्स्ट और ईमेल में प्रभावी संवाद कैसे करें? डिजिटल दुनिया में ईमेल और टेक्स्ट मैसेजिंग के माध्यम से संवाद करना एक आम बात बन चुकी है, लेकिन इस प्रकार की लिखित संवाद में न केवल संदेश की स्पष्टता बल्कि टोन भी बेहद महत्वपूर्ण है। कई बार लिखित शब्दों में सही भावनाओं का प्रक्षेपण करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आप सामने वाले की आवाज और शारीरिक हाव भाव को नहीं देख सकते। 1, स्पष्ट और संक्षिप्त संवाद। जब आप ईमेल या टेक्स्ट भेजते हैं तो आपका संदेश स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। लंबे संदेशों में गुम हो जाने के बजाय विचारों को साफ साफ और सीधे तरीके से प्रस्तुत करें। उदाहरण, मैंने आपके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कर लिया है, कृपया अगले कदम के बारे में मुझे बताएं। इस संदेश से सामने वाला व्यक्ति आसानी से समझ पाएगा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं
और क्या अपेक्षाएं हैं। तो सही टोन का चुनाव लिखित संवाद में टोन का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी यदि आप अत्यधिक औपचारिक होते हैं तो व्यक्ति सोच सकता है कि आप कठोर हैं। वहीं अगर आप बहुत ही हल्के फुल्के होते हैं तो संदेश का गंभीरता का स्तर घट सकता है। उदाहरण, नमस्ते, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ और खुशहाल होंगे। कृपया मुझे आपकी पसंदीदा तारीख बताएं ताकि हम अगले सप्ताह की बैठक को शेड्यूल कर सकें। इस प्रकार का संदेश एक विनम्र, दोस्ताना और पेशेवर टोन को बनाए रखता है। इमोजी, वॉइस नोट्स और वीडियो का सही उपयोग। डिजिटल संवाद में इमोजी, वॉइस नोट्स और वीडियो का प्रभावशाली तरीके से उपयोग आपके संदेश को और आकर्षक और प्रभावी बना सकता है। हालांकि इनका अत्यधिक उपयोग या गलत समय पर उपयोग संवाद को भ्रमित या अनुचित बना सकता है। 1. इमोजी का सही उपयोग। इमोजी आपके संदेश में भावनाओं का अच्छा संचार कर सकते हैं, लेकिन इनका मात्रा और संदर्भ सही होना चाहिए। उदाहरण, यदि आप किसी को बधाई दे रहे हैं तो आप और जैसे इमोजी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दुख या गंभीर मुद्दे पर चर्चा करते समय इनका उपयोग अनजाने में न करें। तो वॉइस नोट्स का प्रभाव। वॉइस नोट्स आपको साक्षात संवाद जैसा अनुभव दे सकते हैं, लेकिन इनका उपयोग भी समझदारी से करना चाहिए। लंबी वॉइस नोट्स विरोधाभासी हो सकती हैं और उन्हें सुनने वाले को असुविधा हो सकती है। उदाहरण, जब आप किसी से जानकारी साझा करना चाहते हैं तो छोटा और स्पष्ट वॉइस नोट भेजें, जैसे, नमस्ते, इस विषय पर मैंने जो कुछ सोचा है वह आपको भेज दिया है, कृपया जांचें और मुझे बताएं। 3. वीडियो संदेश का प्रभाव। वीडियो संदेश का उपयोग करने से आपकी भावनाओं और आत्मविश्वास को और भी स्पष्ट रूप से सामने रखा जा सकता है। यह साक्षात संवाद का प्रभाव प्रदान करता है और आप सामने वाले को अधिक कनेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण, यदि आप किसी को किसी योजना के बारे में बताना चाहते हैं तो आप वीडियो संदेश भेज सकते हैं जिसमें आप उन्हें पूरी जानकारी दे सकते हैं। यह अधिक व्यक्तिगत और प्रभावी हो सकता है। डिजिटल एटिकेट, नेटिक्वेट और इसकी जरूरत। नेटिक्वेट, डिजिटल एटिकेट एक प्रकार के व्यवहारिक नियमों का सेट है जिसे हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बातचीत करते समय पालन करते हैं। यह हमारे संवाद को सभ्य, सम्मानजनक और पेशेवर बनाए रखता है। एक समय का सम्मान। डिजिटल दुनिया में बहुत से लोग तत्काल प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं, लेकिन इस उम्मीद पर खरा उतरने के लिए यह जरूरी है कि हम समय का सम्मान करें। जब किसी से महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए हो तो हम ईमेल या मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन उन्हें उत्तर देने का उचित समय भी देना चाहिए। उदाहरण, यदि आपने किसी से काम के बारे में पूछा है तो इंतजार करें और अत्यधिक जल्दी उत्तर की उम्मीद न रखें। तो प्राइवेसी का सम्मान। डिजिटल संवाद में प्राइवेसी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी की व्यक्तिगत जानकारी को साझा करने से पहले उसकी अनुमति लें और किसी भी व्यक्तिगत विषय पर अनावश्यक चर्चा से बचें। उदाहरण, किसी के निजी जीवन के बारे में ऑनलाइन कोई टिप्पणी करते समय हमेशा समझदारी से काम लें ताकि सामने वाले को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। 3. जवाब देने का तरीका। सिर्फ सकारात्मक या स्पष्ट उत्तर देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपकी भाषा और वाक्य का चयन भी काफी महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण, जब आप किसी से रॉयल्टी या कड़ी जानकारी मांगते हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए, जैसे, आपसे यह जानकारी प्राप्त करना मेरे लिए महत्वपूर्ण है, कृपया मुझे इसे भेजने का कष्ट करें। इस अध्याय से आपने क्या सीखा? टेक्स्ट और ईमेल में संवाद करते समय स्पष्टता, संक्षिप्तता और सही टोन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इमोजी, वॉइस नोट्स और वीडियो का सही उपयोग आपके संदेश को अधिक प्रभावशाली बना सकता है। नेटिक्वेट का पालन करना आपके संवाद को सभ्य और प्रोफेशनल बनाए रखने में मदद करता है। इस अध्याय में आपने डिजिटल युग में कम्युनिकेशन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा। अगला अध्याय संचार के बाधाएं और उन्हें कैसे पार करें इस पर आधारित होगा। साथ ही हम भावनाओं और संचार के बीच के संवेदनशील समीकरण को भी समझेंगे। तो जुड़े रहिए और अगले अध्याय 12वां, बिजनेस और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। बिजनेस और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य स्पष्ट, संवेदनशील और प्रभावी संवाद स्थापित करना होता है। चाहे आप किसी मीटिंग में हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो या ग्राहक और टीम के साथ बातचीत कर रहे हो, सही कम्युनिकेशन रणनीतियां आपके व्यावसायिक सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस अध्याय में हम बिजनेस और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देंगे, जैसे कि मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन, प्रोफेशनल ईमेल और टीम एवं ग्राहक मैनेजमेंट। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे आप अपनी बातचीत को प्रभावी और पेशेवर बना सकते हैं ताकि आपके संबंध, परफॉर्मेंस और प्रोफेशनल इमेज में सुधार हो सके।
मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन में खुद को प्रभावशाली बनाएं। व्यावसायिक मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन आपके कैरियर और बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन आयोजनों में आपकी प्रस्तुति, कम्युनिकेशन स्किल्स और कुल मिलाकर प्रभाव आपके संदेश को प्राप्तकर्ता तक सही तरीके से पहुंचाते हैं। 1. मीटिंग्स में खुद को प्रभावी बनाना। मीटिंग्स में प्रभावी तरीके से संवाद करने के लिए आपको प्रारंभ से अंत तक स्पष्ट, सुसंगत और निष्कलंक रहना होगा। स्पष्टता और संक्षिप्तता। मीटिंग्स में कोई भी मुद्दा उठाते समय इसे जल्दी से और स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करें। ज्यादा जानकारी से बचें, केवल जो महत्वपूर्ण हो वही साझा करें। सुनने की कला। मीटिंग्स में सुनना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब कोई और बात कर रहा हो तो ध्यानपूर्वक सुने ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। यह दिखाता है कि आप सम्मान और सहानुभूति रखते हैं। न्यूनतम डिस्ट्रैक्शंस। मीटिंग के दौरान अपने फोन और अन्य डिवाइस को साइलेंट पर रखें ताकि आप पूरी तरह से उपस्थित रह सकें। उदाहरण, एक पेशेवर मीटिंग में अपनी बात रखने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके पास स्पष्ट आंकड़े और तर्क हों ताकि आप जो कहें वह मजबूती से साबित हो सके। तो प्रभावशाली प्रेजेंटेशन देना। प्रेजेंटेशन में आपकी आत्मविश्वास और प्रस्तुति कौशल आपका प्रभाव बनाते हैं। आत्मविश्वास बनाए रखें। अपने विचारों को बिना घबराए और विश्वास के साथ साझा करें। अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो इसे सहजता से संभालें। दृश्य सामग्री का सही प्रयोग। स्लाइड्स और दृश्य सामग्री का सही उपयोग करें। स्लाइड्स को ज्यादा भारी न बनाएं, केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं और आंकड़ों को प्रमुख बनाएं। ऑडियंस से कनेक्ट करें। ऑडियंस से नजर मिलाना और उनके प्रश्नों का सही तरीके से जवाब देना महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि आप उनके साथ समझदारी और संवाद में हैं। प्रोफेशनल ईमेल और मैसेजिंग की कला। व्यावसायिक संवाद में ईमेल और मैसेजिंग का सही उपयोग आपके प्रोफेशनल इमेज को प्रभावित कर सकता है। एक अच्छा ईमेल या मैसेज न केवल जानकारी पहुंचाता है बल्कि आपके पेशेवर रवैये और आत्मविश्वास को भी दर्शाता है। 1. प्रोफेशनल ईमेल लिखने के टिप्स। ईमेल में आपकी भाषा और स्वर सीधी, स्पष्ट और औपचारिक होनी चाहिए। सुसंगत विषय। जब आप ईमेल लिखें तो उसका विषय सुसंगत और स्पष्ट हो ताकि प्राप्तकर्ता को यह पता चल सके कि ईमेल किस विषय से संबंधित है। विनम्रता और सम्मान। शुरू में साधारण अभिवादन जैसे नमस्ते या प्रिय का प्रयोग करें और अंत में धन्यवाद या सादर जैसे शब्दों का उपयोग करें। संक्षिप्तता। ईमेल का संदेश संक्षिप्त और स्पष्ट हो ताकि पाठक बिना समय गवाए उसका सार समझ सके। उदाहरण, नमस्ते नाम, मैं इस ईमेल के माध्यम से आपको हमारे आगामी प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट देना चाहता हूं। कृपया निम्नलिखित विवरण पर ध्यान दें। धन्यवाद, आपका नाम। 2. प्रोफेशनल मैसेजिंग। जब आप किसी से टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से संवाद करते हैं तो इसे भी पेशेवर ढंग से करना जरूरी है। यह विशेष रूप से किसी टीम के साथ संवाद या ग्राहक सेवा में उपयोगी होता है। समान भाषा का प्रयोग। अपने टीम या ग्राहक से संवाद करते समय उनके साथ समान स्तर की भाषा का प्रयोग करें। स्पष्ट और सीधे संदेश। संदेश को सीधा और संक्षिप्त रखें ताकि प्राप्तकर्ता को किसी भी तरह की दुविधा का सामना न करना पड़े। ग्राहक और टीम मैनेजमेंट के लिए कम्युनिकेशन रणनीति। ग्राहक और टीम के साथ प्रभावी संवाद आपके बिजनेस की सफलता और विकास में योगदान करता है। 1. ग्राहक संवाद के टिप्स। ग्राहकों से संवाद करते समय यह जरूरी है कि आप उनकी आवश्यकताओं और चिंताओं को समझें और उनका समाधान प्रस्तुत करें। सुनने की क्षमता। ग्राहक की समस्याओं को सुनना और समझना आपके समाधान को सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। स्पष्टता और पारदर्शिता। ग्राहक को स्पष्ट और ईमानदार जानकारी दें ताकि वह आपके उत्पाद या सेवा को लेकर किसी भी भ्रम में न पड़े। सकारात्मक और सहायक रवैया। ग्राहक को सम्मान और सकारात्मक दृष्टिकोण से संभालें। इससे उनकी संतुष्टि बढ़ेगी और आपके व्यवसाय में विश्वास बनेगा। उदाहरण, यदि ग्राहक किसी उत्पाद में समस्या बता रहा है तो उसकी समस्या को समझें और उसे सही समाधान देने के लिए तत्पर रहें। उदाहरण स्वरूप, मैं समझ सकता हूं कि यह समस्या आपको परेशान कर रही होगी। हम इसे शीघ्र समाधान करने के लिए कदम उठा रहे हैं। 2. टीम मैनेजमेंट के लिए संवाद रणनीति। टीम के साथ संवाद करते समय यह जरूरी है कि आप स्पष्ट, समय पर और सकारात्मक तरीके से जानकारी साझा करें। स्पष्ट दिशा निर्देश। टीम के सभी सदस्य को उनके कार्य और जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट रूप से बताएं। प्रेरणात्मक संवाद। अपने टीम को उत्साहित रखें और उन्हें प्रेरित करने के लिए संवाद का प्रयोग करें। समस्या समाधान। किसी भी समस्या का समाधान टीम के साथ साझा करें और उनके आवश्यक सुझावों को स्वीकार करें।
इस अध्याय से आपने क्या सीखा? मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन में आत्मविश्वास और स्पष्टता से संवाद करना महत्वपूर्ण है। प्रोफे अध्याय 13वां, रिश्तों में बेहतर कम्युनिकेशन। रिश्तों में कम्युनिकेशन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। चाहे वह व्यक्तिगत रिश्ते हों या पेशेवर, संचार ही वह कड़ी है जो लोगों को जोड़ती है, समझ बनाती है और भरोसा स्थापित करती है। अच्छे संवाद से रिश्तों में मजबूती, विश्वास और समझदारी आती है। यदि हम सही तरीके से संवाद करना सीखें तो हम अपनी भावनाओं, विचारों और आवश्यकताओं को आसानी से व्यक्त कर सकते हैं और साथ ही सामने वाले की बातों को भी समझ सकते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि रिश्तों में बेहतर संवाद कैसे किया जा सकता है और इसके क्या प्रभाव होते हैं। निजी जीवन में संवाद की अहमियत। हमारे निजी जीवन में, जैसे कि परिवार, दोस्तों और जीवन साथी के साथ, संवाद का अत्यधिक महत्व है। कम्युनिकेशन किसी भी रिश्ते का मूल स्तंभ होता है। बिना खुलकर बात किए रिश्ते कमजोर हो सकते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के भावनाओं और विचारों को पूरी तरह से समझ नहीं पाते। एक, खुलकर और ईमानदारी से संवाद करें। रिश्तों में ईमानदारी से संवाद करने की आवश्यकता होती है। अपने विचार और भावनाएं स्पष्ट और सच्चाई से व्यक्त करें। यह किसी भी गलतफहमी से बचने में मदद करता है और आपके रिश्ते को और मजबूत बनाता है। भावनाओं का सम्मान करें। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। कभी कभी हमें कुछ बातें कहने से डर लगता है, लेकिन जब हम यह जानते हैं कि सामने वाला हमें समझने की कोशिश कर रहा है तो हम भी सहज हो जाते हैं। सुनने की कला। अपनी बात कहने से पहले सामने वाले की बात भी सुने। सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बोलना, क्योंकि इससे सामने वाले को यह एहसास होता है कि आप उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण, यदि आप और आपके जीवन साथी के बीच कोई मुद्दा हो तो पहले समझने की कोशिश करें कि समस्या क्या है, फिर अपनी भावनाओं को ईमानदारी से साझा करें और एक साथ मिलकर उसका समाधान ढूंढें। तो समय पर संवाद करें। कभी भी किसी बात को अनदेखा न करें। जब कोई मुद्दा उठे तो उसे जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करें। लंबा समय बीतने पर छोटी सी बात भी बड़ी बन जाती है और गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। गलतफहमियों से बचने के तरीके। गलतफहमियां रिश्तों में अक्सर हो जाती हैं और वे सिर्फ कम्युनिकेशन की कमी के कारण होती हैं। इसलिए हमें यह सीखना चाहिए कि कैसे हम गलतफहमियों से बच सकते हैं और समझदारी से संवाद कर सकते हैं। एक, स्पष्टता और संक्षिप्तता बनाए रखें। कभी भी किसी बात को अस्पष्ट तरीके से न कहें। अपनी बात को स्पष्ट और सीधे तरीके से रखें ताकि सामने वाला सही रूप से समझ सके कि आप क्या कहना चाहते हैं। स्पष्ट शब्दों का प्रयोग। अपनी बातों को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करें ताकि किसी भी प्रकार का भ्रम न हो। विकल्पों का खुलासा करें। यदि आप कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट रूप से बताएं ताकि सामने वाला किसी अन्य रूप में इसे न समझे। उदाहरण, यदि आप किसी से कुछ विशेष अपेक्षाएं रखते हैं तो सीधे कहें, जैसे मैं चाहता हूं कि तुम समय पर आओ, बजाय इसके कि तुम हमेशा देर से आते हो। 2, परस्पर संवाद का अभ्यास करें। गलतफहमियां तब होती हैं जब दोनों पक्षों के पास सही जानकारी नहीं होती, इसलिए सभी पक्षों से पूरी जानकारी प्राप्त करना और समझना महत्वपूर्ण है। प्रतिक्रिया प्राप्त करें। जब आप किसी बात को समझाते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि सामने वाला इसे ठीक से समझे और कोई सवाल हो तो वह पूछे। सकारात्मक भाषा का प्रयोग। किसी भी मुद्दे पर बात करते समय हमेशा सकारात्मक और सम्मानजनक भाषा का उपयोग करें। सहानुभूति। एम्पैथी से रिश्तों को मजबूत बनाएं। सहानुभूति, एम्पैथी से रिश्ते न केवल गहरे होते हैं बल्कि अधिक मजबूत भी बनते हैं। जब आप किसी के दुख या खुशी को महसूस करते हैं तो यह आपके रिश्ते को और मजबूत बनाता है। एक, सामने वाले की स्थिति को समझें। सहानुभूति का मतलब सिर्फ किसी के दुख में शामिल होना नहीं है, बल्कि उसकी स्थिति और भावनाओं को समझना भी है। जब आप सामने वाले की परिस्थिति को महसूस करते हैं तो आप अधिक समझदारी से प्रतिक्रिया देते हैं और रिश्ते में भरोसा बढ़ता है। दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। सामने वाले की भावनाओं और विचारों का सम्मान करना आपके रिश्ते को और गहरा बनाता है। सहानुभूति से समाधान ढूंढें। जब कोई समस्या हो तो सहानुभूति से समाधान ढूंढने की कोशिश करें। यह समझने की कोशिश करें कि समस्या को कैसे हल किया जा सकता है ताकि सभी को अच्छा महसूस हो। उदाहरण, यदि आपके साथी को काम में तनाव है तो उसे समझें और उसकी मदद करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप उसकी चिंता को नजरअंदाज करें। 2, बिना जजमेंट के सुनना। जब आप किसी को बिना निर्णय या आलोचना के सुनते हैं
तो आप उसकी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और उसे सही तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यह सहानुभूति का एक अहम हिस्सा है। इस अध्याय से आपने क्या सीखा? निजी जीवन में संवाद की अहमियत को समझना और रिश्तों को सशक्त बनाने के लिए इसे सही तरीके से लागू करना, गलतफहमियों से बचने के लिए स्पष्टता और संक्षिप्तता का पालन करना, सहानुभूति के माध्यम से रिश्तों को गहरा और मजबूत बनाना। इस अध्याय में आपने रिश्तों में बेहतर कम्युनिकेशन के महत्व को समझा और सीखा कि कैसे गलतफहमियों से बचा जा सकता है। अगला अध्याय कम्युनिकेशन की बाधाओं पर होगा, जिसमें हम जानेंगे कि क्या कारण होते हैं जो संवाद को प्रभावी नहीं बनने देते और हम इन्हें कैसे पार कर सकते हैं। अध्याय 14वां, कठिन बातचीत और असहमति को कैसे संभालें। कभी कभी हमारी बातचीत इतनी सरल और सहज नहीं होती क्योंकि हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं जिसके विचार हमारे विचारों से भिन्न होते हैं। यह स्थिति खास तौर पर कठिन बातचीत और असहमति में बदल जाती है। हालांकि ऐसी स्थितियों में संवाद बनाए रखना और सही तरीके से प्रतिक्रिया देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कठिन बातचीत और असहमति को कैसे संभालें ताकि हम बातचीत को सकारात्मक और निर्माणात्मक बनाए रख सकें, न कि इसे बहस और टकराव में बदलने दें। बहस से बचने और संवाद बनाए रखने की तकनीक कठिन बातचीत में सबसे बड़ी चुनौती होती है। बहस से बचना और इसके बजाय संवाद बनाए रखना। जब दो लोग असहमत होते हैं तो अक्सर स्थिति विवाद में बदल जाती है, जिससे दोनों पक्षों के बीच की दूरी और बढ़ जाती है। बहस से बचने के लिए हमें कुछ प्रभावी तकनीकों को अपनाना चाहिए। 1. सुनना और समझना। कभी भी किसी से असहमत होने पर तुरंत जवाब न दें। सबसे पहले सामने वाले की बात पूरी तरह से सुनें और समझने की कोशिश करें। यह सुनने की कला का हिस्सा है। जब सामने वाला महसूस करता है कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं, तो वह अपनी प्रतिक्रिया को अधिक सकारात्मक और प्रभावशाली तरीके से दे सकता है। सुनने का अभ्यास करें। मैं समझता हूं कि तुम क्या कह रहे हो, अब मैं अपनी बात रखता हूं। यह वाक्य आपके सामने वाले को यह महसूस कराता है कि आप उसकी बातों का सम्मान कर रहे हैं। प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा रुकें। कभी कभी रुककर सोचना और शांत रहना आपको बेहतर और संवेदनशील प्रतिक्रिया देने का अवसर देता है। तो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। जब आप असहमत होते हैं तो अक्सर भावनाएं उत्तेजित हो सकती हैं। यह गुस्से को बढ़ावा देता है और बहस की स्थिति पैदा कर सकता है। इसके लिए आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा। अपनी भावनाओं को ठंडा रखें और तर्कशील तरीके से अपनी बात रखें। गहरी सांस लें। जब आपको लगे कि आप गुस्से में आ रहे हैं तो गहरी सांस लें और खुद को शांत करने का प्रयास करें। कैलम और स्थिर रहना। शांत रहकर आप अपनी बातों को सही तरीके से रख सकते हैं, जिससे सामने वाला आपके तर्क को बेहतर समझ सके। सहमति न होने पर भी बातचीत को सकारात्मक बनाए रखें। असहमति होने पर यह जरूरी नहीं कि बातचीत खत्म हो जाए। आप सहमत न भी हों तो भी बातचीत को सकारात्मक बनाए रख सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको हर स्थिति में सहमति होनी चाहिए, बल्कि यह है कि आप आदर और समझ के साथ अपनी बात रखें। 1. सहमति से अधिक समझ की ओर बढ़ें। जब असहमति हो तो फोकस सिर्फ इस पर न रखें कि आप सही हैं या सामने वाला। इसके बजाय इसे एक संवाद की तरह देखें, जिसमें आप दूसरे व्यक्ति की स्थिति और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी दूसरे की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं तो हम असहमति के बावजूद सकारात्मक बना सकते हैं। सहज और संवेदनशील बनें। अपने शब्दों और भाषा का चयन करते वक्त सहनशील और संवेदनशील रहें। जैसे, मैं समझता हूं कि तुम्हारा दृष्टिकोण ऐसा है, लेकिन मेरा विचार थोड़ा अलग है। सवाल पूछें। अगर आप किसी से असहमत हैं तो उनसे सवाल पूछें, तुम्हारे विचार के पीछे क्या कारण है। इस तरह आप उन्हें अपनी बात स्पष्ट करने का अवसर देंगे और यह भी दिखाएंगे कि आप उन्हें समझने का प्रयास कर रहे हैं। 2. समस्या पर ध्यान केंद्रित करें। व्यक्ति पर नहीं, असहमति का कारण कभी कभी व्यक्ति होता है, न कि समस्या। यदि आप व्यक्ति पर नहीं बल्कि समस्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप असहमति को हल करने के लिए सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। समस्या को हल करने का प्रयास करें। हम दोनों की स्थिति अलग है, लेकिन क्या हम इसका कोई समाधान ढूंढ सकते हैं? इस तरह के प्रश्न से आपको एक निर्माणात्मक दिशा मिलती है, न कि बहस में उलझने से। गुस्से और टकराव को नियंत्रित करने के तरीके। कठिन बातचीत में सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि गुस्सा और टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। ये दोनों ही चीजें किसी भी समाधान से पहले ही रिश्तों को क्षति पहुंचा सकती हैं। इसलिए गुस्से और टकराव को नियंत्रित करने के कुछ आसान तरीके हैं। 1. गुस्से को ठंडा करने की तकनीक। गुस्सा नियंत्रित करना एक कला है। जब आप गुस्से में होते हैं तो निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है
और आप अपनी बातों को गलत तरीके से कह सकते हैं। इससे बचने के लिए हमें गुस्से को ठंडा करने की तकनीक सीखनी होगी। मौन रहना। जब गुस्सा आ रहा हो तो बेहतर होगा कि आप कुछ समय के लिए चुप रहें और अपने मन को शांत करें। इससे आपको गुस्से को नियंत्रित करने का अवसर मिलता है। मनोबल बढ़ाने के उपाय। गुस्से में रहने से पहले खुद से यह सवाल करें, क्या इससे कोई समाधान मिलेगा? इससे आपको अपने गुस्से पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। 2. टकराव से बचने के उपाय। टकराव से बचने के लिए एक मूलभूत रणनीति है। तार्किक और संवेदनशील रूप से जवाब दें। जब सामने वाला गुस्से में हो तो उसे शांत करने के लिए आपको सहनशीलता और समझदारी से पेश आना होगा। समझदारी से प्रतिक्रिया दें। मैं समझता हूं कि तुम गुस्से में हो, लेकिन क्या हम इस बात पर शांत होकर विचार कर सकते हैं? यह तरीका टकराव को कम करने में मदद करता है। सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। अपने शब्दों में सकारात्मकता बनाए रखें, जैसे हम एक दूसरे से सहमत नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम एक समाधान पा सकते हैं। इस अध्याय से आपने क्या सीखा? बहस से बचने और सकारात्मक संवाद बनाए रखने की तकनीकें। असहमति के बावजूद बातचीत को सकारात्मक बनाए रखने के तरीके। गुस्से और टकराव को नियंत्रित करने के प्रभावी उपाय। इस अध्याय में आपने कठिन बातचीत और असहमति को संभालने के लिए प्रभावी तकनीकों को सीखा। अध्याय 15वां। बातचीत में विनम्रता और सम्मान का महत्व। हमारी व्यक्तिगत और व्यावसायिक बातचीत में विनम्रता और सम्मान का बहुत महत्व है। जब हम सकारात्मक और सम्मानजनक भाषा का उपयोग करते हैं तो यह न केवल हमारी छवि को बेहतर बनाता है, बल्कि रिश्तों को भी मजबूत करता है। चाहे वह व्यक्तिगत संबंध हो या पेशेवर, अच्छे संवाद के लिए सम्मान और विनम्रता आवश्यक है। इस अध्याय में हम यह सीखेंगे कि किस प्रकार से विनम्रता और सम्मान को संवाद में लाया जा सकता है। आलोचना को सही तरीके से कैसे दें और लें, और विनम्र लेकिन मजबूत बातचीत कैसे करें। प्रभावी संवाद के लिए सम्मानजनक भाषा का उपयोग। सम्मानजनक भाषा का उपयोग करना आपके द्वारा किए गए संवाद की गुणवत्ता को बेहद प्रभावशाली बना सकता है। यह आपके सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस कराता है कि आप उसकी विचारधारा, समस्याओं और विवेक का आदर करते हैं। सम्मानजनक भाषा से बातचीत की रचनात्मकता और सकारात्मकता बढ़ती है, जिससे लोग आपकी बातों को आसानी से समझते हैं और उन पर प्रतिक्रिया करते हैं। 1. विनम्रता से बातचीत का प्रभाव बढ़ाएं। जब आप किसी से विनम्रता से बात करते हैं तो वह व्यक्ति अधिक खुले दिल से आपके विचारों को सुनता है और समझता है। इसके लिए कुछ सरल तरीके हैं। सकारात्मक शब्दों का चयन करें। हमेशा सकारात्मक और प्रोत्साहक शब्दों का प्रयोग करें, जैसे आपका विचार बहुत अच्छा है, इस पर और चर्चा करते हैं। धैर्य रखें। संवाद के दौरान यदि कोई असहमत होता है तो भी उसे आत्मविश्वास और सम्मान के साथ सुनें। कृपया और धन्यवाद जैसे शब्दों का उपयोग। कृपया मुझे अपनी राय बताएं, धन्यवाद आपकी मदद के लिए। इस प्रकार के शब्द आपके संवाद को सुगम और आदर्श बनाते हैं। तो व्यक्तिगत हमलों से बचें। कभी भी किसी व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणियां न करें। व्यक्तिगत हमले या निंदा से संवाद का वातावरण गर्म हो सकता है। सम्मानजनक भाषा में व्यक्तिगत हमले की कोई जगह नहीं होती। उदाहरण के लिए, बजाय कहने के तुम हमेशा गलत होते हो, कहें मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर हमारी सोच अलग हो सकती है। आलोचना को सही ढंग से कैसे दें और लें। आलोचना की कला भी संवाद के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में सामने आती है। यदि आलोचना ठीक से दी जाए तो यह व्यक्ति की विकास यात्रा में सहायक हो सकती है, लेकिन यदि यह गलत तरीके से दी जाए तो यह न केवल रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती है, बल्कि संवाद को भी बाधित कर सकती है। आलोचना को सकारात्मक और सहायक तरीके से देने और प्राप्त करने के कुछ तरीके हैं। 1. आलोचना देने के तरीके। जब आपको किसी को आलोचना देनी हो तो इसे सहायक और सुधारात्मक तरीके से करना जरूरी है, ताकि सामने वाला उसे नकारात्मक रूप से न ले। कुछ सुझाव। सकारात्मक शुरुआत करें। आपने इस काम में अच्छा किया है, लेकिन अगर इस तरीके को अपनाएं तो और बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। तर्क और उदाहरण के साथ आलोचना करें। मुझे लगता है कि यह तरीका ज्यादा प्रभावी हो सकता है, क्योंकि इसका परिणाम पहले बेहतर रहा है। कभी भी आलोचना को व्यक्तिगत न बनाएं। आलोचना को हमेशा काम और व्यवहार तक सीमित रखें। आपने यह काम गलत किया कि बजाय यह तरीका कुछ सुधार सकता है, कहें। 2. आलोचना लेने के तरीके। जब आलोचना दी जाती है तो इसे बिना बुरा माने ध्यान से सुनना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आलोचना लेने के लिए कुछ तरीके हैं। खुले दिल से सुने। आलोचना सुनते वक्त शांत और खुले मन से सुने। यह आपकी वृद्धि और सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। आलोचना को विकास के रूप में देखें। आलोचना को अवसर के रूप में देखें।
जिससे आप अपनी गलती सुधार सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। आलोचना से भावनात्मक रूप से जुड़ने से बचें। आलोचना को व्यक्तिगत रूप से न लें, बल्कि इसे सुधार और विकास के लिए एक कदम समझें। विनम्र लेकिन मजबूत बातचीत की कला। विनम्रता और सम्मान को बनाए रखते हुए मजबूत और दृढ़ बातचीत करना भी आवश्यक है। जब आप किसी से सहमत नहीं होते हैं या किसी मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं, तो आपको अपनी बात को स्पष्ट और दृढ़ तरीके से व्यक्त करना चाहिए, लेकिन साथ ही इसे विनम्र और सम्मानजनक रखना भी जरूरी है। 1. अपने विचारों को स्पष्ट और दृढ़ रखें। जब आप किसी मुद्दे पर दृढ़ राय रखते हैं, तो उसे स्पष्टता से प्रस्तुत करें, लेकिन ध्यान रखें कि आपकी भाषा आक्रामक या गुस्सैल न हो। उदाहरण के लिए, मुझे लगता है कि इस दिशा में चलना बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे हमें बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। व्यवहार में दृढ़ता। अपनी राय और विचारों को व्यक्त करते समय दृढ़ और आत्मविश्वासी रहें, लेकिन सम्मानजनक रूप से। सुनने और समझने का संतुलन। अपनी बात रखते समय यह भी सुनिश्चित करें कि सामने वाला अपनी राय रख सके और आप उसे समझें। 2. सम्मानजनक संवाद बनाए रखें। विनम्र और मजबूत संवाद एक संतुलन है। यह जरूरी नहीं कि आप कमजोर दिखें। यदि आप विनम्र हैं या आपकी बात कमजोर होगी, यदि आप इसे आदर के साथ रखते हैं, आप अपनी दृढ़ राय को सम्मान के साथ रख सकते हैं, जिससे सामने वाला आपके दृष्टिकोण को आसानी से समझ सके। स्वीकृति का भाव। अगर सामने वाला आपके विचारों से सहमत नहीं होता है, तो भी उसे सम्मान दे और उसकी सोच को समझने का प्रयास करें। मैं समझता हूं कि तुम इस पर सहमत नहीं हो, लेकिन मैं अपनी बात रखने चाहता हूं। इस अध्याय से आपने क्या सीखा? सम्मानजनक और विनम्र भाषा का संवाद में उपयोग, आलोचना को सही तरीके से देने और लेने की कला, दृढ़ और मजबूत बातचीत करने का तरीका जो विनम्रता से भरपूर हो। अब आगे क्या? इस अध्याय में आपने विनम्रता और सम्मान का महत्व समझा और सीखा कि कैसे हम इन दोनों को अपने संवाद में लागू कर सकते हैं। अगले अध्याय में हम संवाद में भावनाओं और संवेदनशीलता की भूमिका पर चर्चा करेंगे, जो किसी भी बातचीत को सकारात्मक दिशा में बदल सकती है। अध्याय 16वां, नेगोशिएशन, मोलभाव और डील क्लोजिंग स्किल्स। नेगोशिएशन, मोलभाव और डील क्लोजिंग केवल एक व्यावसायिक कला नहीं, बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण कौशल है। चाहे आप एक सेल्स पर्सन हो, बिजनेस ओनर या किसी अन्य क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवर, प्रभावी नेगोशिएशन आपको सफलता दिलाने में मदद कर सकता है। यह न केवल आपके लाभ को बढ़ाता है, बल्कि आपको उन स्थितियों को भी समझने का मौका देता है जहां दोनों पक्ष संतुष्ट और सकारात्मक रूप से एक समझौते पर पहुंच सकते हैं। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे नेगोशिएशन के प्रभावी तरीकों, डील क्लोजिंग की कला और दूसरे व्यक्ति की जरूरतों को समझकर बेहतर प्रस्ताव देने के तरीकों पर। प्रभावी नेगोशिएशन की 5 रणनीतियां। नेगोशिएशन के दौरान सफलता पाने के लिए कुछ प्रभावी रणनीतियां हैं, जिन्हें अपनाकर आप न केवल अपने पक्ष को मजबूत बना सकते हैं, बल्कि सामने वाले को भी संतुष्ट कर सकते हैं। इन रणनीतियों का पालन करके आप मूल्यवान डील्स प्राप्त कर सकते हैं और एक सकारात्मक और सहयोगात्मक वातावरण बना सकते हैं। 1. पहले से तैयारी करें। नेगोशिएशन से पहले तैयारी करना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको यह स्पष्ट रूप से समझना होगा कि आप क्या चाहते हैं और सामने वाले से क्या उम्मीद करते हैं। इसके लिए अपना लक्ष्य स्पष्ट करें। यह जानें कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। क्या आप मूल्य में कटौती चाहते हैं या आपको केवल अच्छा और समान मूल्य चाहिए? दूसरे पक्ष की स्थिति को समझें, उनके लक्ष्य, उद्देश्य और नजरिए के बारे में सोचें, ताकि आप उनके दृष्टिकोण को समझकर मोलभाव कर सकें। 2. एक्टिव लिसनिंग का उपयोग करें। नेगोशिएशन में सुनना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बोलना। सक्रिय रूप से सुनना सामने वाले के विचारों, जरूरतों और संकोच को समझने में मदद करता है। इसके बाद आप उन चिंताओं का समाधान करके अपनी डील को पसंदीदा बना सकते हैं। सवाल पूछें। सामने वाले से सवाल पूछकर उनकी जरूरतों को और स्पष्ट करें। सुनने के बाद प्रतिक्रिया दें, समझने के बाद ही जवाब दें, ताकि यह महसूस हो कि आप सुन रहे हैं और उनकी राय की कद्र करते हैं। 3. ऑफर की शुरुआत उच्च से करें। नेगोशिएशन में जब आप किसी प्रस्ताव पर पहुंचते हैं, तो शुरुआत हमेशा उच्च से करें। यह आपके लिए अधिक स्थान छोड़ता है, क्योंकि सामने वाला आपके प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कुछ समझौते करने को तैयार हो सकता है। अच्छा ऑफर पहले रखें। अपने प्रस्ताव को थोड़ा अधिक मूल्य पर शुरू करें, ताकि यदि आपको समझौता करना पड़े, तो भी आप अपना वांछित परिणाम प्राप्त कर सकें। 4.
दूसरे पक्ष की जरूरतों को समझें। नेगोशिएशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सामने वाले की जरूरतों को समझना। क्या वह गुणवत्ता में इंटरेस्टेड हैं या सिर्फ कीमत पर ध्यान दे रही हैं? उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं? सामने वाले की जरूरतें जानकर उनका समाधान दें। उनके फायदे पर ध्यान केंद्रित करें और यह दिखाएं कि आपका प्रस्ताव उनकी जरूरतों को कैसे पूरा करेगा। 5. विन विन समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। नेगोशिएशन के दौरान यह न सोचें कि आपको हर बार जीतना है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपने लक्ष्यों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि आप एक विन विन समाधान की ओर अग्रसर हों। ऐसे में दोनों पक्षों को संतुष्टि मिले और डील सफल हो। साझा समाधान प्राप्त करें। दोनों पक्षों की फायदे को ध्यान में रखते हुए एक समाधान प्रस्तावित करें जिसे दोनों पक्ष स्वीकार कर सकें। किसी भी बातचीत को सफल डील में बदलने के तरीके। किसी भी बातचीत को सफल डील में बदलने के लिए आपको सही दृष्टिकोण और कुछ विशेष रणनीतियों को अपनाना होगा। 1. समय का सही उपयोग करें। बातचीत में समय का सही उपयोग जरूरी है। बहुत जल्दी समझौता करना या बहुत देर तक मोलभाव करना दोनों ही स्थिति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। समय का प्रबंधन करें। अगर आपको लगता है कि आप दोनों के बीच उचित बातचीत हो रही है तो जल्दी निर्णय न लें। एक उचित समय पर डील को फाइनल करना सही रहेगा। 2. अपनी सीमाएं तय करें। आपकी सीमा क्या है? क्या आपको एक विशेष कीमत से नीचे नहीं जाना चाहिए? बातचीत के दौरान अपनी सीमा तय करके रखें ताकि आप किसी भी स्थिति में अपने लक्ष्यों से पीछे न हटें। लचीलापन रखें लेकिन सीमा तय करें। हालांकि आपको समझौते के लिए लचीलापन दिखाना चाहिए, परंतु अपनी सीमाओं के बारे में स्पष्ट रहें। 3. डील क्लोजिंग के संकेतों को पहचानें। जब बातचीत अपने अंतिम चरण में पहुंचती है तो कुछ संकेत होते हैं जो डील क्लोजिंग की ओर इशारा करते हैं। ये संकेत आपकी ओर से सही निर्णय को पहचानने में मदद करते हैं। सामने वाला व्यक्ति सकारात्मक संकेत दे रहा है। अगर सामने वाला व्यक्ति आपके प्रस्ताव के बारे में उत्साहित दिखता है और उसके सवाल और चिंताएं समाप्त हो रही हैं, तो यह डील क्लोजिंग का समय हो सकता है। सामने वाले ने आपके प्रस्ताव को स्वीकार किया है। अगर सामने वाला व्यक्ति आपकी शर्तों पर सहमति व्यक्त करता है तो यह डील को निश्चित करने का समय है। दूसरे व्यक्ति की जरूरतों को समझकर बेहतर प्रस्ताव देना। आप किसी भी बातचीत में सफल हो सकते हैं यदि आप सामने वाले की जरूरतों और इच्छाओं को समझकर प्रस्ताव देते हैं। जब आप उनके दृष्टिकोण को समझते हैं तो आप उन्हें सही विकल्प प्रदान कर सकते हैं जो उनके लिए सबसे फायदेमंद हो। 1. उनके दृष्टिकोण को समझें। सामने वाले की प्राथमिकताएं क्या हैं? क्या वे मूल्य पर ध्यान दे रहे हैं या क्या वे उत्पाद की गुणवत्ता चाहते हैं? यह समझना कि उनका फोकस कहाँ है आपकी प्रस्ताव रणनीति को बदल सकता है। 2. प्रस्ताव को व्यक्तिगत बनाएं। सामान्य और औपचारिक प्रस्तावों के बजाय प्रस्ताव को व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करें। उन्हें यह महसूस कराएं कि आप उनकी समस्या को समझते हैं। मैं जानता हूं कि आप गुणवत्ता को प्राथमिकता दें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास सबसे कीमती चीज क्या हो सकती है? पैसा, काम, परिवार या फिर समय? आज से कुछ साल पहले एक आदमी था जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो चुका था। वह बार बार असफल हो रहा था, लेकिन एक दिन उसने यह समझा कि अगर वह दूसरों की तरह सोचना छोड़ दे और अपनी सोच को बदले तो वह अपनी दुनिया बदल सकता है। और वही हुआ। आज वह आदमी करोड़ों लोगों को अपनी सोच से प्रेरित करता है। क्या आप जानना चाहते हैं वह आदमी कौन था? और क्या वह राज था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी? इस किताब से आपने सीखा कि कैसे प्रभावशाली संवाद, बॉडी लैंग्वेज, विनम्रता और नेगोशिएशन की तकनीक से अपनी जिंदगी और कामकाजी रिश्तों में बदलाव ला सकते हैं। क्या सीखा आपने इस किताब से? इस किताब में हमने कई अहम पहलुओं पर चर्चा की। कम्युनिकेशन की कला, कैसे संवाद से आप अपनी सोच को व्यक्त कर सकते हैं और सामने वाले की सोच को समझ सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज और आवाज की सही तकनीक, कैसे ये दोनों चीजें आपकी बातों को और अधिक प्रभावशाली बना सकती हैं। नेगोशिएशन और डील क्लोजिंग, सही तरीके से मोल भाव करने और सफल डील करने के तरीके। कठिन बातचीत और असहमति को संभालना, हर संघर्ष को अवसर में बदलने की कला। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में संवाद, रिश्तों को मजबूत बनाने और समस्याओं को हल करने की रणनीतियां। अब आप सोच रहे होंगे, इस किताब को मुझे क्यों सुनना चाहिए? सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते, आपकी जॉब या आपका बिजनेस एक नए स्तर पर जाए तो आपको यह किताब जरूर सुननी चाहिए। यह किताब आपको सशक्त बनाती है और आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को नए तरीके से समझने का अवसर देती है, जिससे आप हर तरह की बातचीत में विजेता बन सकते हैं। हमारे चैनल की और भी बेहतरीन किताबें हैं जैसे रिच डैड पुअर डैड,
पैसे और संपत्ति के बारे में नए विचार। यू कैन विन, सफलता के सरल और प्रभावी तरीके। द कॉन्फिडेंस कोड, आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। गेट आउट ऑफ योर हेड, नकारात्मक विचारों से बाहर निकलें। इग्नोर एवरीबॉडी, दूसरों की राय से परे रहकर खुद को पहचानें। सीइंग व्हाट अदर्स डोंट, उन चीजों को देखें जो दूसरों से नजरअंदाज हो जाती है। सुनने के फायदे और आभार, आपको बस एक बात याद रखनी है, कम्युनिकेशन की शक्ति आपकी सफलता को नई दिशा दे सकती है। इस किताब को सुनने के बाद आपको मिलेगी एक नई दृष्टिकोण, नई सोच और नई दिशा। यह किताब आपको प्रेरित करेगी ताकि आप अपने जीवन को नए तरीके से जी सकें। धन्यवाद। हमारा चैनल बुक लैंप हिंदी आपको और भी ऐसी बेहतरीन किताबें सुनने का अवसर देगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली ऑडियो बुक्स और मोटिवेशनल कंटेंट से हमेशा जुड़े रहें। आपका समय बहुत कीमती है और हम चाहते हैं कि आप हर कदम पर सफलता की ओर बढ़ें। तो बने रहें हमारे साथ और सुनते रहें, क्योंकि सुनना आपको सशक्त और सफल बना सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभ उठा सकें। धन्यवाद।